Hey everyone, this is राम बिश्नोई एंड you're watching ज्योग्राफी गुरु। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को। ज्योग्राफी की बात की जाए तो क्लास 10th में टोटल हमारे पास 7 चैप्टर्स रहने वाले हैं। वो सभी चैप्टर्स जो बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। अगर स्कोरिंग है इट मीन्स ये काफ़ी ईजी रहने वाले हैं। ये वो चैप्टर्स है जिनके बारे में हम बोला करते हैं, अक्सर बोला करते हैं कि कुछ चैप्टर्स है जिनसे हमें कंसेप्ट क्लियर करने वो आगे काम आएंगे। तो ये वही चैप्टर्स है क्लास 10th की जो आपके 11th-12th में, या फिर आप एनटीएससी अगर देने वाले हो, या फिर आप क्लैट एग्जाम देने वाले हो, कोई भी एग्जाम दोगे तो वो सबसे ज़्यादा जो वेटेज आपको मिलेगी 6 to 10th क्लास, वो 10th क्लास की ज्योग्राफी में से मिलने वाली है। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि वो जब जियो पढ़ते हैं स्कोर नहीं कर पाते। उसका कारण ये होता है कि वो एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते, वो सीधा ही जंप मारते हैं जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। जियो के साथ ये आपकी प्रॉब्लम रहेगी। अगर आपने सीधे क्वेश्चन आंसर्स को समझने की कोशिश की तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स दिए गए वो कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट कहाँ के हैं? अपने आसपास के कंसेप्ट हैं, उनको हमें समझना है। समझ दिया इट मीन्स दैट हमारा फाइनल के लिए जो भी हम पढ़ रहे हैं वो तैयार हो जाएगा। जैसे कि हम ये चैप्टर आज डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर को अगर आपने अच्छे से समझ लिया इट मीन्स दैट आपका फाइनल के लिए तैयार हो गया अभी से। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, जो भी क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली आप उसका आंसर दे पाओगे। ओके, तो आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे क्लास 10th जियो का भूगोल का आपका फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। जिस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे इसमें बात करेंगे हम संसाधन की, बात करने वाले हैं विकास की। तो इस चैप्टर का कंटेंट क्या रहेगा? सबसे पहले तो हम समझेंगे ये संसाधन क्या होते हैं। ओके, उसे हमें समझना है। बहुत आसान सी डेफिनेशन है जिसके बारे में हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे संसाधनों के वर्गीकरण की। संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग वे से हम देखेंगे, संसाधनों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम संसाधनों के संरक्षण की बात करेंगे, संसाधनों के प्रबंधन की बात करेंगे, क्यों जरूरी है और कैसे कर सकते हैं। संरक्षण मतलब एक तरीके से उनकी हमें बचत करनी है, मैनेजमेंट करना है प्रॉपर वे से, तो क्यों और कैसे, दोनों चीजें हमें समझनी है। फिर हम बात करेंगे भारत में जो भू संसाधन है उसकी। भू संसाधन है, भू उपयोग कैसे किया जा रहा है, भू मतलब जमीन का उपयोग कैसे किया जा रहा है, और भू संसाधन से जुड़ी एक समस्या है भू निम्नीकरण की। ओके, जमीन है वो खराब होती जा रही है, तो कारण क्या है और उसके निवारण क्या है, इलाज की भी बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉइल्स, मिट्टियाँ। मिट्टियाँ यानी कि मिट्टी किसे कहते हैं, कैसे बनती है, मिट्टी मुख्य तौर पर हमारे देश में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, मैप वर्क, और मृदा संरक्षण, जो मृदा संरक्षण है, मिट्टी का संरक्षण है वो कैसे किया जा सकता है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है थोड़े से लेंथी होंगे, लेकिन सब कुछ वो कंसेप्ट है जो हम क्लास 8th की जियोग्राफी के सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वो सारे कंसेप्ट है जो हमारे आसपास से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस चैप्टर की। सबसे पहले हमें समझना है संसाधन क्या होता है। संसाधन अगर हम सीधे तौर पे कहें तो आपके आसपास जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? आपके हाथ में सेल फोन है दिखाई दे रहा है, या फिर लैपटॉप होगा, आपके पास ईयरफोन होगा, आपके पास बुक्स होगी, पेन पेंसिल होगा, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त वो सारे संसाधन है। जो कुछ भी आप अगर रूम से बाहर की तरफ देखोगे तो भी आपको काफी कुछ दिखाई दे रहा होगा, वो सभी भी संसाधन है। फिर ये संसाधन क्या होते हैं? संसाधन मतलब कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, कोई भी वस्तु जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है उसे हम संसाधन कहेंगे। ओके, तो इसमें आप देखिए कि आपके घर में ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके काम की नहीं है? ऐसी कोई भी नहीं है। आप जिस चेयर के ऊपर बैठे हो, जिस बेड के ऊपर बैठे हो, जो आपके सामने टीवी है, जो लाइट्स हैं, जो डोर हैं, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ काम की वस्तु है। जो हम खाना खाते हैं वो भी संसाधन है। ऑक्सीजन संसाधन है, पानी संसाधन है, पेड़ पौधे, वो सभी वस्तुएं जो हमारे काम की है वो संसाधन होती है। ओके, तो ये तो सीधी सी डेफिनेशन हो गई कि संसाधन किसे कहेंगे, कि कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है उसे हम संसाधन कहेंगे। इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम लेंथी करेंगे ताकि अगर ये 1 मार्क्स में पूछा जाए तो हम अच्छे तरीके से इसको लिख पाएं। तो सबसे पहले हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है, या जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, उसे हम कहेंगे संसाधन। ओके, दूसरा कि ये संसाधन है उसमें एक और चीज साथ जुड़ जाती है कि इसके लिए तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए। ओके, आर्थिक रूप से संभाव्य होनी चाहिए और सांस्कृतिक रूप से ये मान्य होनी चाहिए। यानी कि 3 चीजें हमने और जोड़ दी ताकि डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर हो पाए। पहली चीज तो क्लियर हो गई होगी कि कोई भी वस्तु
जो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन है, उसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध होना पहली शर्त होती है। दूसरी शर्त होती है कि वो आर्थिक तौर पर संभाव्य होनी चाहिए, ओके, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे। तीसरा ये कि वो सांस्कृतिक तौर पर मान्य होनी चाहिए। अब तीनों चीज़ें क्या है, मैं थोड़ा सा इनको आपको क्लियर कर दूं। तकनीक मतलब कोई भी वस्तु है। मान लीजिए कि हमारे पास जैसे हम समुद्र की बात करें तो समुद्र में, ओशियन में सोना है, गोल्ड है, ओके। अब गोल्ड है, उसको निकालने की अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो वो संसाधन नहीं है। संसाधन, क्योंकि जब हमारे काम ही नहीं आएगा, हमें सिर्फ पता है कि वो संसाधन है लेकिन हमारे पास तकनीक उपलब्ध नहीं है, तो क्या वो संसाधन होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो पहली कंडीशन ये होती है कि संसाधन है वो हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, लेकिन उसके लिए तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी नहीं है तो इट मीन्स वो रिसोर्स नहीं है। जैसे हम बात करें, कोयले की बात करें, तो कोयले के साथ क्या था कि पहले भी ये मौजूद था। जब तक हमने भाप के इंजन का आविष्कार नहीं किया था, उससे पहले वो एक पत्थर का टुकड़ा था, संसाधन नहीं था, क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं था, ओके। उसके बाद हमने उसका उपयोग करना सीख लिया, उससे ऊर्जा प्रोड्यूस करनी हमने सीख ली, ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, वो संसाधन बन गया। यानी कि तकनीक हुई हमारे पास, अवेलेबल हुई, तब वो संसाधन बना। दूसरे कि आर्थिक तौर पर वो संभाव्य होना चाहिए, आर्थिक तौर पर वो लाभकारी होना चाहिए। मान लीजिए हम समुद्र से गोल्ड निकाल रहे हैं, गोल्ड हमारा निकल रहा है 1 करोड़ का और खर्चा आ रहा है हमारा 2 करोड़ का, तो क्या ये आर्थिक तौर पर हमारे लिए हितकारी है? यानी कि हमारी आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो गया, ओके। तो दूसरा ये कि संसाधन किसको कहेंगे? जो आर्थिक तौर पर हमारे लिए हितकारी हो, यानी कि उसमें हमारे पास जो इनपुट हम कर रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, उससे ज्यादा आउटपुट होना चाहिए, कुछ ना कुछ हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए उससे, तो तब हम उसे संसाधन कहेंगे। तीसरे कि वो सांस्कृतिक तौर पर मान्य होना चाहिए, कि सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर लोग उसको स्वीकार करते हो, तब उसको हम संसाधन कहेंगे, ओके। तो संसाधन का अर्थ है कि हमारे आसपास कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, उसे हम संसाधन कहेंगे। संसाधन, किसी भी वस्तु के संसाधन बनने के लिए 3 शर्तें होती है। पहला ये कि तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए, दूसरा वो आर्थिक तौर पर लाभकारी होना चाहिए, तीसरा वो सामाजिक तौर पर स्वीकार्य होना चाहिए, समाज है उसको स्वीकार करता हो कि हाँ, इसको उपयोग किया जा सकता है, ओके। तो उसे हम संसाधन कहेंगे। इसमें आप, अगर ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आता है कि संसाधन किसे कहते हैं, तो आप इसको एग्जाम्पल्स दे करके काफ़ी लंबा कर सकते हो। एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जो कुछ भी आपको क्लासरूम में उस वक्त दिखाई दे। आपके क्लासरूम में आपको ग्रीन बोर्ड दिखाई देगा, व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा, चौक, डस्ट, बेंच, आपके बैग में जो कुछ भी है, आपने जो कपड़े पहन रखे, वो सब कुछ संसाधन है, तो आप एग्जाम्पल इसमें ऐड करोगे, ओके। अब संसाधन की बात करें कि संसाधनों के वर्गीकरण की, तो मुख्य तौर पर जो संसाधन है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब जो हमें प्रकृति से मिले, ऊपर वाले की देन है, कुदरत की देन है, उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे कि सूर्य है, हवा है, या पेड़ पौधे हैं, या फिर जो चट्टानें हैं, खनिज हैं, मिट्टी है, जो प्लांट्स हैं, जो वन्य जीव है, वो सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, ओके। जो प्रकृति की देन है, जो हमने नहीं बनाए हैं, वो सभी क्या होंगे? प्राकृतिक संसाधन होंगे। दूसरा जो मुख्य तौर पर हम 3 प्रकार के संसाधन बता रहे हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं मुख्य तौर पर। दूसरे प्रकार के जो संसाधन होते हैं वो होते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित मतलब जो हमने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं, वो मानव निर्मित में आएंगे। तो आपके घर में जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है, वो सभी मानव निर्मित संसाधन है। आपके हाथ में जो सेल फोन है, जो आपके पास ईयरफोन है, जो बेडशीट है, जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, जो चेयर है, जो बेड है, जो टीवी है, ये सब कुछ क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है आपको, जो व्हीकल्स हैं, ओके, परिवहन के जो साधन है, टीवी, जो आपको चश्मा दिखाई दे रहा है, ये बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है, सब कुछ ये जो आसपास हम देखते हैं, वो सारे मानव निर्मित संसाधन है। सब कुछ का मतलब ये कि प्राकृतिक संसाधनों को छोड़ दिया जाए तो जो भी हमने बनाए, ओके। तो ये हो गए हमारे मानव निर्मित संसाधन। उसके बाद तीसरा जो संसाधन है, जिसके बारे में भी हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, वो है मानव संसाधन। 9th में भी हमने पढ़ा है। संसाधन के रूप में लोग, इकोनॉमिक्स का, हमारा अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर था, उसमें हमने बात की थी कि हम संसाधन है, क्योंकि बाकी सभी संसाधन हैं वो अपने आप उनका उपयोग नहीं हो सकता। उन संसाधनों को उपयोगी कौन बनाएगा? मानव बनाएगा। तो इसलिए हमने उस चैप्टर में बात की थी कि सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो मानव संसाधन है, ओके। तो 3 प्रकार के मुख्य तौर पर संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा मानव संसाधन। तो ये तो मुख्य तौर पर बात हुई। इसके अलावा भी संसाधनों को हम कई आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं।
जैसे पहले बात की जाए तो उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि संसाधन बने कैसे उस आधार पे हम वर्गीकृत करेंगे। दूसरा है इनका वर्गीकरण हो सकता है समाप्तता या फिर नवीकरण के आधार पर। तीसरा स्वामित्व के आधार पर। और चौथा विकास के सत्र के आधार पर। यानी कि ये 4 तरीके हैं, 4 आधार है जिनके आधार पर हम आगे वर्गीकरण करेंगे संसाधनों का। ओके, यह आपका एक 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक बनने वाला है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर संसाधन देखें तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ओके, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति क्या होती है? यानी कि पैदा होने के आधार पर, बनने के आधार पर। जैव संसाधन कौन से होते हैं? जिनमें जीवन व्याप्त होता है, यानी कि जो सांस लेते हैं, यानी कि जो ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। ओके, जिनमें जीवन व्याप्त है, जैसे आप सांस ले रहे होंगे। ओके, जिनको हम साइंस की अगर भाषा में कहें तो उसको हम सजीव संसाधन कह सकते हैं। ओके, तो आप सांस ले रहे हो, हम सांस ले रहे हैं, तो हम क्या है? इसमें जैव संसाधन में आएंगे। पेड़ पौधे जैव संसाधन में आएंगे। ऐसे जो वन्य जीव है वो जैव संसाधन में आएंगे। तो जैव संसाधन कौन से हैं? वे जिनमें जीवन व्याप्त है उनको हम जैव संसाधन कहेंगे। जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जगत, सभी पेड़ पौधे आ गए, प्राणी जगत, सभी जो वन्य जीव आ गए, मत्स्य, पशुधन इत्यादि, ये सभी जैव संसाधन में आएंगे। ओके, उत्पत्ति के आधार पे। दूसरे हो सकते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन मतलब जो निर्जीव होते हैं, जो सांस नहीं लेते, जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है, निर्जीव संसाधन कहलाएंगे। निर्जीव संसाधन जैसे कि धातुएं हैं, चट्टानें हैं, आपके घर में रखी हुई जो वस्तुएं हैं, वो सभी क्या है? निर्जीव संसाधन है। ओके, तो उत्पत्ति के आधार पर ये जीव हो सकते हैं या फिर अजीव हो सकते हैं। जीव जिनमें जीवन व्याप्त है, अजीव जिनमें जीवन व्याप्त नहीं है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप जो ध्यान में आए वो लिख सकते हो, रट्टा नहीं लगाना है हमें। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक इमेज भी इंक्लूड की है ताकि हम थोड़ा सा देख पाए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए लिविंग जो हमारी रिसोर्सेज है लिविंग थिंग्स के। तो प्लांट्स यानी कि पौधे, एनिमल्स, पशु, फंगी, बैक्टीरिया, ये सभी जैव संसाधन में आएंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे हमारे जल, हमारा हो गया सनलाइट, हो गए सॉयल, एयर, टेम्परेचर, या बहुत सारी वस्तुएं जो हमारे घर में हम देख पा रहे हैं वो सभी नॉन लिविंग्स है, यानी कि ये अजैव संसाधन है। ओके, तो ये हो गया वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पे कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन जैव और अजैव हो सकते हैं। उसके बाद समाप्तता के आधार पे, यानी कि 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो संसाधन कुछ समाप्त होने वाले, कुछ ऐसे संसाधन भी है जो समाप्त नहीं होने वाले। ओके, तो इनको हम यूं भी कह सकते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय और अनवीकरणीय ये किस आधार पे? समाप्तता या फिर नवीकरण के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, जिनको हम नवीकृत कर सकते हैं, या फिर जिनको हम पुनः दोबारा पैदा कर सकते हैं कम समय में। ओके, उसको हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि सौर ऊर्जा है। अब सौर ऊर्जा क्या है? आपने अगर सौर ऊर्जा का प्रयोग कर लिया तो कल सूर्य की लाइट डिम होने वाली है, ऐसा होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कल भी सूर्य निकलने वाला है और उतनी ही उसकी लाइट रहने वाली है, यानी कि कम नहीं हुआ हमने अगर उसका उपयोग कर लिया तो। ऐसे ही पवन ऊर्जा है, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। कितनी भी ऊर्जा प्रोड्यूस करो, कल उसी तरीके से पवन चलनी है, क्योंकि वायु दाब के अंतर के कारण चलनी है तो। ओके, ऐसे ही जल है। जल है वो प्रदूषित हो सकता है, कहीं पे कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो 71% वाटर है, जल है पृथ्वी के ऊपर, वो उतना ही रहेगा। पृथ्वी से ऐसा नहीं है कि जंप मार के मंगल पे जाने वाला है, कहीं नहीं जाएगा। तो ये क्या है? ये वो संसाधन जिसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। ओके, ऐसे ही जो वन है, वन्य जीव है, वन की बात करें, पेड़ों को हम काट दें लेकिन लगाए भी तो जा सकते हैं ना। ये सारे नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन से? वे संसाधन जिनको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, जिनको दोबारा पैदा किया जा सकता है कम समय में, तो उन्हें हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। इंग्लिश में कहेंगे रिन्यूएबल, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं। ओके, दूसरे होते हैं अनवीकरणीय संसाधन समाप्तता के आधार पे। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, यानी कि एक बार प्रयोग किया उसके बाद वो खत्म, तो उसको हम कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन हो सकता है कि दोबारा बन सकते हो। ओके, लेकिन बनने में लाखों साल लग जाएंगे। जैसे हम पेट्रोलियम की बात करें, जैसे हम कोयले की बात करें, अब कोयला है या पेट्रोलियम है, कोयले की राख बन गई, उसके बाद दोबारा नहीं बन सकता। हमने पेट्रोलियम को यूज़ किया, गाड़ी में यूज़ किया, ख़त्म। ऐसा नहीं कि हमने यूज़ किया और उसके बाद हम आबड़ा कडाबड़ा बोलेंगे और दोबारा बन जाएगा, नहीं बनने वाला, वो एक बार में फिनिश।
दोबारा बन सकता है नेचुरली तौर पर, लेकिन बनने में लाखों साल लग जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जो नवीकरणीय संसाधन है उसको भी हमें सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। अनवीकरणीय संसाधन है उसको हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये खत्म होने वाले हैं। अगर हम अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। जैसे कि कोयले की बात करें तो 2040 में इंडिया से गायब हो जाएगा, जिस स्पीड से हम प्रयोग में लेके आ रहे हैं। 2060 के आसपास ये गायब होने वाला है पूरे विश्व से, जिस स्पीड से हम प्रयोग करते आ रहे हैं। ओके, तो समाप्तता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। हमें दो दो एग्जाम्पल इनके देने हैं। तो ये हो गया समाप्तता के आधार पे। उसके अलावा और भी आधार है, हम बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया एक पिक्चर को। यहाँ रिन्यूएबल है यानी कि नवीकरणीय संसाधन है, सन या जो हाइड्रो पावर है, जो जल विद्युत है, जल से प्रोड्यूस करते हैं, या फिर जो बायोमास एनर्जी है, ओके, जो पौधों से हम लेते हैं गला सड़ा करके उनके पत्तों को, ओके, विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, या फिर भूतापीय ऊर्जा है, ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी के संसाधन है। ओके, रिन्यूएबल संसाधन नहीं, सिर्फ एनर्जी की यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए। ऐसे नॉन रिन्यूएबल है, जैसे हम कोयले की बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात करते हैं, प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, तो ये सभी आ जाएंगे नॉन रिन्यूएबल में। अब एक और आधार है, अभी तक हमने कितना मुख्य तौर पर बात की ना, संसाधन तीन प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और तीसरा मानव संसाधन। उसके बाद हमने बात की उत्पत्ति के आधार पे हो सकते हैं, जीव हो सकते हैं, अजीव हो सकते हैं, ओके, सजीव या निर्जीव जिसको हम कहते हैं। फिर हमने बात की नवीकरण के आधार पे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। एक और आधार है, यह आधार है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व मतलब इसका मालिक कौन है। तो स्वामित्व के आधार पे, ओनरशिप के बेस पर ये संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला हो गया व्यक्तिगत संसाधन, जिसको हम निजी संसाधन भी कह सकते हैं। ओके, व्यक्तिगत या निजी संसाधन, कि वो संसाधन जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में है। जैसे आपके घर में जो भी वस्तु है वो क्या है, संसाधन है, संसाधन है ना। तो वो संसाधन तो है, लेकिन वो निजी संसाधन है, आपका संसाधन ये नहीं कि कोई भी प्रयोग में ले आएगा। आप जो स्कूल में स्कूल बैग लेके जाते हो तो वो आपका निजी संसाधन है, क्योंकि आपका खुद का है। ओके, संसाधन तो है लेकिन किसका है, पर्सनल है आपका, तो उसे हम कहेंगे निजी संसाधन। जैसे प्लॉट है, घर है, आपके पास बाइक है, गाड़ी है, आपकी बुक्स है, आपके कपड़े हैं, वो सभी क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। क्लियर। उसके बाद दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन मतलब जो समाज के सामूहिक तौर पर है, कि जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के पास होता है, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे जो पब्लिक पार्क होते हैं, किसी एक के तो नहीं है ना, सब प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे जो पिकनिक के स्पॉट होते हैं, खेल के मैदान होते हैं, या कम्युनिटी सेंटर होते हैं, वो सभी सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि इसमें समाज जो आसपास के लोग रह रहे हैं उसमें पूरे समाज का हिस्सा है। गांव की बात करें तो गांव में पंचायती जमीन होती है, जिसको शामलाती जमीन भी बोलते हैं यूपी बिहार में, तो वो जमीन क्या है, सबकी साझी है, तो उसको हम बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है, राष्ट्रीय संसाधन मतलब देश में पाए जाने वाले जो संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर पर तो देश में जो कुछ भी है वो देश का ही है। ओके, तकनीकी तौर पे बात की जाए तो देश का ही है, वो कुछ भी हो, चाहे पब्लिक पार्क बता दिया जाए तो वो भी है। लेकिन मोटे तौर पे हम लेते हैं कि जैसे हम बात करें खनिज की, हम बात करें जो हमारी भारत की तटीय रेखा है, तो उससे 12 समुद्री मील तक का जो इलाका है, जो भारत की हम तटीय रेखा की बात करें तो उससे जो 12 समुद्री मील तक का जो इलाका है, ये इलाका क्या है, ये राष्ट्रीय संसाधन है। ओके, तो राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं, कि देश में पाए जाने वाले जो संसाधन होते हैं उनको हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम वन संपदा का उदाहरण दे सकते हैं, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं खनिज संसाधन का। ओके, तो ये हो गए राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि व्यक्तिगत हो गए, निजी हो गए, सामुदायिक हो गए, तीसरे हो गए राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद चौथे जो संसाधन होते हैं वो संसाधन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब इनसे भी हमें हेडिंग से ही पता चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से हो सकते हैं, आप आसानी से लिख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो जिसके ऊपर पूरे विश्व का एक समान अधिकार होता है। जैसे तट रेखा से, जो समुद्री रेखा है उससे 200 किलोमीटर की दूरी पर जो क्षेत्र होता है, खुले जो महासागर होते हैं, उनको हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। ओके, सीधा भी आप लिख सकते हो, खुले जो महासागर है, ओके, समुद्री तट रेखा से दूर का जो इलाका है, उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। इन जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे यूएनओ हो गया, उनकी अनुमति के बिना कोई उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए एक समान रूप से उपयोगी होते हैं। तो ये चार प्रकार के हो गए स्वामित्व के आधार पे। पहला निजी संसाधन, जिनको हम व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं, सामुदायिक,
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद बात आती है विकास के स्तर के आधार पर, कि विकास के लेवल के आधार पर अगर हम देखें तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास के स्तर के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन हो सकते हैं। पहला है संभावित संसाधन, यानी कि विकास का स्तर कैसे, कि कितने विकसित हुए हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं कि वो पका है या फिर नहीं पका है, कच्चा रखा है या फिर कच्चा भी नहीं रखा है, होता है ना। ऐसे ही इनका विकास है कि विकास हुआ या नहीं हुआ या फिर विकास होने वाला है, उसके आधार पे हम यहाँ पर संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे। ये चौथा और अंतिम आधार रहेगा संसाधनों के वर्गीकरण का। तो इसमें पहला आता है संभावित संसाधन। संभावित संसाधन नाम से हमें, हेडिंग से थोड़ा आइडिया लग रहा है कि जो संसाधन हम प्रयोग में ला सकते हैं, जिनके संसाधन बनने की संभावना है, कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। ओके, विद्यमान है लेकिन हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। अभी हमें पता है कि वो संसाधन है, हमें पता है कि उपयोग में आ सकते हैं, लेकिन प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे संभावित संसाधन। जैसे भारत के जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान और गुजरात में, वहाँ पर पवन और सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा संभावना, वहाँ से हम सौर ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकते हैं। न केवल राजस्थान बल्कि आसपास के जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पर भी सप्लाई की जा सकती है। ऐसे पवन ऊर्जा की बहुत ज़्यादा संभावना है गुजरात और राजस्थान दोनों में। तो वहाँ पर ये पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा क्या है, जो संभावित संसाधन है। ओके, संभावी या संभाव्य संसाधन है। ओके, जैसे आपके पास बुक्स पड़ी, अभी तक आपने बुक्स को हाथ नहीं लगाया, आप उनको पढ़ सकते हो, आपका नॉलेज बढ़ेगा। हाथ नहीं लगाया ना अभी तक, लेकिन पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो, तो वो क्या है, वो आपके संभावित संसाधन है, अभी तक अगर आपने टच नहीं किया तो। उसके बाद दूसरा आता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिनके उपयोग की हमें गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। हमें ये पता है कि ये इतना है हमारे पास, हम उसके कितनी गुणवत्ता है, कितनी उसकी मात्रा है, वो भी हमें पता है, और उसका हमने उपयोग करना शुरू कर दिया, उसको हम कहेंगे विकसित संसाधन। जैसे हम किसी नदी के ऊपर डैम बनाया हुआ है, तो वो क्या है, वो विकसित संसाधन है, क्योंकि हम जल का उपयोग सिंचाई में भी करें, जल के से हम जल विद्युत भी प्रोड्यूस करें, मछली पालन भी करें, लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है, तो विकसित संसाधन कहलाएंगे। अभी आप जो ये चैप्टर देख रहे हो, यूट्यूब का यूज कर रहे हो, तो यूट्यूब आपके लिए एक तरीके से विकसित संसाधन है। अगर आप किसी बुक्स को पढ़ रहे हो तो बुक क्या आपके लिए विकसित संसाधन है। तो वो संसाधन जिसकी मात्रा के बारे में, जिसकी गुणवत्ता के बारे में हमें ज्ञान है, ओके, सर्वेक्षण किया जा चुका है, और जिसका हमने उपयोग करना शुरू कर दिया है, तो उसको हम विकसित संसाधन कहेंगे। संभावित क्या था, जिसके बारे में हमें पता तो है कि ये उपयोग में आ सकता है, लेकिन हम प्रयोग नहीं करें। ओके, और विकसित का हम प्रयोग करें अभी, उसको हम विकसित संसाधन कहेंगे। उसके बाद है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन कौन से हैं, कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु टेक्नोलॉजी नहीं है। हमें ये पता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन तकनीक नहीं है। तकनीक के अभाव के कारण उनको हम उपयोग में नहीं ला सकते। कि ये भंडार में इसलिए शामिल किए गए कि इनका कभी ना कभी, हमें ये तो पता है कि इसे ये चीज़ हम प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन अभी तकनीक नहीं है। तो संभावना तो है ना, उसके ऊपर हम काम करें कि कभी ना कभी हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे भंडार संसाधन। जैसे हम बात करें जल की, वाटर की, H2O ऐसे लिखते हैं ना, इसका फॉर्मूला H2O होता है। तो H2O मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, यही होता है H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, ऑक्सीजन का एक एटम होता है। इसमें से हाइड्रोजन है, पता है हमें, हाइड्रोजन को निकालना, अगर हम निकाल लें तो ये जो कमी है, पेट्रोलियम की जगह हम यूज कर सकते हैं उसको, प्राकृतिक गैस की जगह हम उसको यूज कर सकते हैं। मतलब भाई पानी तो हर जगह है, और पानी हर जगह, तो पानी से हम गैस निकाल लेंगे, घर पे ही निकाल लेंगे, होगा ना, और उससे तो हमारा काम बड़े अच्छे से चलेगा, मजा आ जाएगा उसके बाद तो। लेकिन अभी हमें ये तो नहीं पता ना कि उसको निकालें कैसे। हमें ये पता है कि उसमें H2O है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तकनीकी ज्ञान नहीं है हमारे पास, तो ये भंडार संसाधन है। तो यहाँ पे यही जल का एग्जाम्पल दोगे तो आपके लिए समझाना या इसको राइट करना ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये तीसरे प्रकार के संभावित समझ में आ गए होंगे, विकसित आपको समझ में आ गए, और भंडार। चौथे प्रकार के जो संसाधन है, कई बार कंफ्यूजन भी होती है कि ये चौथे प्रकार का है या फिर नहीं है, क्योंकि ये मिलता जुलता ही संसाधन है। चौथे प्रकार के संसाधन होते हैं संचित कोष। संचित कोष संसाधन वो भंडार की तरह ही है, ये भंडार संसाधन है उसकी तरह ही है, कि इनका उपयोग उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा सकता है,
लेकिन अभी तक हमने प्रयोग शुरू नहीं किया। इसको हम संभाव्य में भी ले सकते हैं संचित कोष को, क्योंकि संचित कोष में क्या है, जो संभावी में यही था ना, संभावी में भी ले सकते हैं। संभावी में ये था कि हम उपयोग नहीं करें, तकनीक हमारे पास है। जो संचित कोष है उसमें भी ये कि हम उपयोग नहीं करें, हमारे पास तकनीक है। जैसे बांधों में जल है या वन है, वो संचित कोष है, उनका हम उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करें। जैसे अमेजन के जो वन हो गए या जो जायरे बेसिन के वन हो गए अफ्रीका में, तो उनका उपयोग किया जा सकता है ठीक तरीके से, लेकिन किया नहीं जा रहा। हमारे पास तकनीक भी है। तो ये चौथे प्रकार के संचित कोष संसाधन, हालांकि काफ़ी सारे जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स होती है या फिर काफ़ी सारे जो जियोग्राफर है वो इस चौथे प्रकार को मानते नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया तो हमें इसके बारे में भी लिखना है, समझना है। तो ये हो गए 4 प्रकार के संसाधन विकास के आधार पे: संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने संसाधन को अच्छे से समझ लिया, बिल्कुल संसाधन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अब बात आती है संसाधनों के प्रयोग की। संसाधनों के प्रयोग मतलब संसाधनों के विकास की। संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है? संसाधनों का विकास मतलब संसाधनों का प्रयोग। तो संसाधनों का प्रयोग इसलिए जरूरी है कि संसाधनों के बिना विकास अधूरा है, अकेला रह जाएगा विकास। जो संसाधन है वो मानव अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। संसाधन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें विकास करना है। जो हम भोजन खा रहे हैं वो भी तो संसाधन है, ऑक्सीजन ये भी तो संसाधन है, जल ये भी संसाधन है, मिट्टी, मृदा ये भी संसाधन है। तो संसाधन वो मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर संसाधन नहीं होंगे तो इसका मतलब हम भी नहीं रहने वाले। संसाधन है वो प्राकृतिक देन है मुख्य तौर पर। उसके बाद उन्हीं प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करके हमने मानव निर्मित संसाधन भी विकसित किए। लेकिन यहाँ पर एक समस्या खड़ी हो गई है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। ओके, ब्रेक फेल हो चुके हैं। इसके कारण संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ा है, और दबाव बढ़ने से कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई है। यहाँ पर एक जो हमारा प्रश्न बनेगा कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण कौन कौन सी समस्याएं हैं वो पैदा हुई है। 3 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। तो संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण कई प्रकार की समस्याएं हैं वो पैदा हो गई है। जैसे पहली जो समस्या की बात करें तो इससे क्या हुआ है कि संसाधनों का ह्रास हुआ है। ह्रास मतलब उनका तेजी से विनाश हुआ है। किसके कारण? लालचवश के कारण हमने संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया और संसाधनों का विनाश होना शुरू हो गया। जैसे कि हमने कोयले का एग्जाम्पल लिया था कि कोयला जिस स्पीड से हम प्रयोग में लेके आ रहे हैं 2040 तक गायब हो जाएगा। क्या होगा उसके बाद? उसके बाद म्यूजियम में मिलेगा, आपको दिखाएंगे, आप आने वाली पीढ़ी को दिखाओगे कि बेटे देखो ये कोयला ऐसे होता था, हमने तो देखा हुआ है, आपके दादाजी के पास घर पे था, ऐसे बताने वाले हो आप। तो संसाधनों का विनाश हो रहा है। पहला जो जो अंधाधुंध प्रयोग करें कि संसाधन है उनका विनाश हो रहा है, और विशेष तौर पर जो अनवीकरणीय संसाधन है वो समाप्त हो सकते हैं। दूसरा कि समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय हो गया। इससे क्या हुआ है? समाज 2 हिस्सों में बंट गया। संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया। जिनके पास पैसा था, तकनीक थी, उन्होंने संसाधनों के ऊपर ज्यादा कब्जा जमाया और समाज 2 हिस्सों में बंट गया। अमीर यानी कि जो संसाधन संपन्न है वो अमीर रह गए, जिनके पास संसाधन नहीं है वो गरीब हो गए। यानी कि समाज, देश 2 भागों में बंट गया, अमीर और गरीब में। ये भी किसके कारण हुआ? अंधाधुंध प्रयोग के कारण हुआ। इसके साथ साथ कई सारी और समस्याएं भी पैदा हुई है संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण। जैसे इसमें भूमंडलीय तापन है। भूमंडलीय तापन जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हो, साइंस में भी आप इसके बारे में पढ़ने वाले हो। ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन क्या है कि हम संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारे कारखाने लगाते जा रहे हैं। ओके, इससे क्या हुआ? प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और प्रदूषण बढ़ने के कारण CO2 की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो बढ़ती जा रही है। इससे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रहा है विश्व का, थोड़ा सा। ये जो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, बहुत सारा चेंज लेके आ रहा है पूरे वर्ल्ड में। ये जो मौसम देख रहे हैं, ना सावन ना भादो, कुछ भी पता नहीं चल रहा। पहले ये आप अपने पेरेंट्स से बात करते होंगे, बताते होंगे कि सावन में ऐसे झड़ी लगती थी, बारिश होती थी। अब तो पता ही नहीं चल रहा, सर्दी कब आती है और कब जाती है पता ही नहीं चलता। गर्मियों में कई बार मौसम उतना अच्छा हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये गर्मियाँ चली है, 1 महीना तक निकल जाता है। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? भूमंडलीय तापन के कारण हो रहा है। दूसरा जो हम संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करें उससे समस्या हो रही है, वह है ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। ओजोन परत जिसके बारे में आप 8th क्लास में और 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ओजोन परत है, उसमें एक ओजोन होल हो गया, एक छिद्र हो गया। किसके कारण?
जो CFC गैस हम प्रयोग में लेके आते हैं, CFC गैस के कारण वो कुछ उद्योगों में प्रयोग में लेके आते हैं। इसके अलावा AC में होती है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें हम प्रयोग में लेते आते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ, ओजोन परत है उसमें छिद्र हो गया। अब जो छिद्र हो गया उससे क्या होता है, ओजोन परत का काम क्या है, O3 है वो, क्या उसमें ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं, O3 है वो O3 जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी जो किरणें आती है सूर्य से, उनको रोक लेती है, सोख लेती है, वो सीधी हमारे तक नहीं पहुंच पाती। अगर वो सीधी पहुंच जाए तो कैंसर जैसी, स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे बचाती है ये ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर में कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे लिए, सबके लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो ये समस्या जो हुई है, ओजोन होल हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर जो देखा गया, तो वो किसके कारण हुआ है, वो भी हमने संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे। इसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी हुई है। जो दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं तो अच्छे से पता है हम लोगों को कि पॉल्यूशन का लेवल क्या होता है। ये जो मास्क है ऑलरेडी वहाँ के लोग हैं वो यूज़ करते आ रहे हैं। क्यों यूज़ करते आ रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है। पॉल्यूशन सिर्फ ये नहीं कि जो एयर पॉल्यूशन की बात करें, वायु प्रदूषण ही नहीं, जो वाटर पॉल्यूशन है, जल प्रदूषण है या ध्वनि प्रदूषण है, ये सभी टाइप के प्रदूषण है वो भी अंधाधुंध प्रयोग के कारण बढ़े हैं जो हम संसाधनों का करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ भू निम्नीकरण की समस्या, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले कि जमीन है वो भी खराब होती जा रही है। संसाधनों का, कि जमीन है तो ऐसा नहीं है कि वो भू है तो उसमें हम कुछ भी करेंगे, हमने रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जमीन वो बंजर होती जा रही है। ओके, तो ये सारी समस्या पैदा हुई है किसके कारण, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जो संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हुई है। पहला, संसाधनों को लगभग कमी हो गई है, ये कह सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, पहला। दूसरा ये हुआ कि समाज वो अमीर और गरीब दो भागों में बंट गया। तीसरा, जितनी भी पर्यावरण संबंधी समस्याएं वो सारी लिख दोगे तो आपका ये प्रश्न, आपका ये टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ हमने समझ लिया कि संसाधनों का प्रयोग हम कैसे करें, अंधाधुंध प्रयोग करते आ रहे हैं। अब बात आती है कि इससे बचने का उपाय क्या है। क्या अब भी हमें विकास करना चाहिए या विकास को एक बार रोक दें। विकास तो जरूरी है क्योंकि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आया। विकास की जगह सतत पोषणीय विकास की बात हो रही है। सतत पोषणीय विकास, जो विकास है उससे अलग है ये। अब हमें विकास नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए सतत पोषणीय विकास। अब ये सतत पोषणीय विकास क्या है, इसको हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा आपका, क्योंकि यही सेम जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स में भी हमें पढ़ना है। वहां पर इसको सतत पोषणीय विकास को धारणीयता का विकास कहा है। हालांकि ये इंग्लिश में कहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एक ही चीज़ है, चाहे आप धारणीयता का विकास कहिए या फिर इसको सतत पोषणीय विकास कीजिए। तो सतत पोषणीय विकास से ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया किसके लिए, संसाधनों का न्याय संगत अगर हमें उपयोग करना तो उसके लिए जरूरी है कि हम सतत पोषणीय विकास की तरफ देखें। और सतत पोषणीय विकास है क्या, कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास हो। यानी कि सतत पोषणीय विकास करते हैं कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हमें विकास करना है। दूसरा, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके हमें विकास करना है। यानी हमें यह भी सोचना है कि जो संसाधन है हमें ही खत्म नहीं करने, आने वाली पीढ़ी को भी देने, क्योंकि हमने उधार लिए हैं पिछली पीढ़ी से, उन्होंने हमें दिए, हमें आगे वाली पीढ़ी को सौंपना है। और तीसरा ये कि सबका एक समान विकास हो। यानी कि इसमें 3 भाग है कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, एक ऐसा विकास जिसमें आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखा जाए, एक ऐसा विकास जिसमें सबका एक समान विकास हो, उसको हम कहेंगे सतत पोषणीय विकास। ओके, 3 चीजें होगी ना, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए हम, दूसरा आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखें हम, और तीसरा सबका एक समान विकास हो। मान लीजिए कि विकास हो रहा है कहीं पर, उससे फायदा कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा, सतत पोषणीय विकास नहीं है। आपके आसपास एक नई सड़क बनी है, नया रोड बन गया है, उसके लिए कुछ पेड़ों को काटा गया, ये विकास है। पेड़ों को काटा गया इसलिए ये सतत पोषणीय विकास नहीं है। विकास तो है, नया रोड बना है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए ना, तो ये सतत पोषणीय विकास नहीं है। तो सतत पोषणीय विकास है वो आज की जरूरत है, हमें विकास नहीं चाहिए, अब हमारा फोकस होना चाहिए सतत पोषणीय विकास की ओर। तो सतत पोषणीय विकास है उसमें 3 चीजें शामिल है। पहला, कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास हो, दूसरा आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर विकास हो, तीसरा सबका एक समान विकास हो। तो उसे हम कहेंगे सतत पोषणीय विकास, या फिर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि इसे हम धारणीयता का विकास कहेंगे। तो यहाँ पर सतत पोषणीय विकास है वो हमें समझ में आ गया। अब सतत पोषणीय विकास के लिए कुछ प्रयास भी किए गए वैश्विक स्तर पर। इसमें पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट जो अर्थ समिट हुआ था
कहाँ हुआ था? 1992 में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। उसी वक्त एजेंडा 21 को अपनाया गया था। तो अब ये पृथ्वी सम्मेलन क्या है, एजेंडा 21 क्या है, ये हमारे 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। तो एजेंडा 21 तत्पोषणीय विकास है, उसके संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक घोषणा है, यूएनओ की एक घोषणा, एक योजना है कि हमें एजेंडा 21 मतलब 21 बिंदु है जिसके ऊपर जो यूएनओ उन्होंने कहा कि इसके ऊपर काम कीजिए। सभी देशों को बोला गया कि आप इसके ऊपर फोकस कीजिए अगर हमें इस पृथ्वी को बचाना है। तो ये एजेंडा 21 है, इसके ऊपर साइन हुए थे। 100 से ज़्यादा देशों के लोगों ने उस वक्त साइन किए थे, जो मुखिया थे। कहाँ किए थे? जब पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन होता है। उसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया था। एजेंडा 21 मतलब एक तरीके का समझौता था जिसके ऊपर साइन किए गए थे। ओके, तो अगर एजेंडा 21 क्या है ये अगर हमें बताना, तो हम ये बताएंगे कि पहला पृथ्वी सम्मेलन है वो 1992 में, जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। उस सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया गया था। उसके कुछ जो मुख्य मुद्दे थे वो थे, जैसे जनसंख्या को नियंत्रण करना, हमें प्रदूषण की समस्या उससे कैसे निपटना है, गरीबी निर्धनता को कैसे हम निपटें उसके साथ, सततपोषणीय विकास, एक समान विकास, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे 21 मुद्दे शामिल थे, इसलिए इसको एजेंडा 21 कहा गया। मान लीजिए इसमें 20 मुद्दे होते तो क्या होता? एजेंडा 20 हो जाता, एजेंडा 20। ओके, तो एजेंडा 21 क्या है कि पहले पृथ्वी सम्मेलन में कहाँ हुआ? 1992 में ब्राजील में हुआ था। वहां पर 21 मुद्दों के ऊपर आपसी सहमति बनी थी, उसको एजेंडा 21 का नाम दिया गया। फिर हम एग्जाम्पल दे देंगे। उन मुद्दों में मुख्य तौर पर शामिल है जैसे जितनी भी विश्व की समस्या, मुख्य तौर पर गरीबी, ऐसे ही असमान विकास, प्रदूषण, जनसंख्या नियंत्रण, सततपोषणीय विकास और ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि शामिल है। तो इसे कहेंगे हम एजेंडा 21 को। आप पॉइंट्स में लिखोगे तो आपके लिए 3 मार्क्स के लिए राइट करना ईजी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एजेंडा 21 तो हमारा क्लियर हो गया कि ये क्या था। एक सिर्फ समझौता था जिसके ऊपर सहमति बनी थी। एक लक्ष्य दिया गया था किसकी तरफ से? जो यूएनओ उसकी तरफ से, कि हमें इसकी तरफ प्रयास करने, इन समस्याओं से हमें मिल करके निपटना है। यहाँ पे रियो डी जेनेरो में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर विजिबल है। दिस वन इज द रियो डी जेनेरो। 2016 के जो ओलंपिक्स हुए थे वो यहीं पर हुए थे, रियो डी जेनेरो में होते, ब्राजील में। तो ये कोस्टल टाउन है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन की। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्या था? तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो, या फिर इसको रियो डी जेनेरो भी बोल सकते हो, दोनों प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक रहेगी। तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पहले पृथ्वी सम्मेलन होता है। उसमें विश्व के 100 से अधिक देशों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, यानी कि किसी के राष्ट्रपति, किसी के प्रधानमंत्री है, वो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। कब होते हैं? 1992 में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ब्राजील में होते हैं। ब्राजील का कौन सा शहर? रियो डी जेनेरो शहर था। इसको हम रियो डी जेनेरो अर्थ समिट भी कह सकते हैं। ओके, तो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इस शिखर सम्मेलन में कौन से मुद्दों पर चर्चा की गई थी? यानी जैसे पहला पृथ्वी सम्मेलन था तो पृथ्वी की जो समस्याएं थी, पूरे विश्व की जो समस्या थी, उन पर चर्चा की गई थी। जैसे पर्यावरण से संबंधित थी या सामाजिक आर्थिक विकास से उससे संबंधित जो समस्याएं थी उन पर चर्चा की गई थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सतत पोषणीय विकास के लिए हर देश है अपना एक एजेंडा 21 तैयार करेगा, यानी कि जो 21 मुद्दे हैं उसके ऊपर ध्यान देगा। प्रदूषण की समस्या, जो असमान आर्थिक विकास की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, जो गरीबी की समस्या है, प्रदूषण की समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ऐसे 21 मुद्दे हैं, इनके ऊपर हर देश है वो ध्यान देगा ताकि हम पृथ्वी को बचा पाएं। तो इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संबंधी जो पृथ्वी की प्रमुख समस्याएं उन पर चर्चा करना और उनके समाधान के बारे में तैयारी करना। इसके अलावा यहाँ पर एजेंडा 21 को अपनाया गया और इसके प्रमुख जो उद्देश्य थे वो थे सतत पोषणीय विकास के लिए प्रयास करना सभी देशों का, कि हम सतत पोषणीय विकास हासिल करने के लिए प्रयास करेंगे। जैव विविधता है उसका संरक्षण करेंगे, यानी कि जो जैव विविधता का अर्थ ये है कि चाहे वो हम बात करें वन्य जीवों की, चाहे वो बात करें पेड़ पौधों की, तो उसमें जो विविधता पाई जाती है उसे हम जैव विविधता बोलते हैं। तो जैव विविधता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है जनसंख्या बढ़ने के कारण। तो उसके संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है उसकी बात हुई थी। बात हुई थी विश्व की जो समस्याएं हैं उनकी मिल करके हम कैसे निपटें। बात हुई थी कि जो निर्धनता है या पर्यावरणीय जो क्षति है, पर्यावरणीय प्रदूषण है, उसको कैसे रोका जाए। तो जो एजेंडा 21 में मुद्दे जितने भी शामिल थे उन सभी पे चर्चा की गई थी। आप जितने भी विश्व की समस्याएं वो लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो पहला पृथ्वी सम्मेलन
जून 1992 में होता है। यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में होता है। वहाँ पर 100 से अधिक देशों के मुखिया वो इकट्ठे होते हैं और एजेंडा 21 को अपनाते हैं, जिसमें मुख्य मुद्दे शामिल थे प्रदूषण, निर्धनता, ओजोन परत का ह्रास और वैश्विक तापन इत्यादि शामिल थे। ओके, ये था हमारा एजेंडा 21 और पहला पृथ्वी सम्मेलन, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले पृथ्वी सम्मेलन में जिन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई थी, जिन 21 मुद्दों के ऊपर, वही एजेंडा 21 कहलाता है। तो यहाँ पर हमें ये दो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो यह 3 या 4 बार रिपीट भी हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं संसाधन नियोजन की, यानी कि संसाधनों के नियोजन का अर्थ क्या होता है। नियोजन मतलब प्लानिंग। प्लानिंग कहेंगे तो शायद इस शब्द को हम ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं, ज़्यादा बार सुन चुके हैं, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, प्लानिंग क्या होती है। तो संसाधन नियोजन क्या है, कैसे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। तो संसाधन नियोजन कैसे किया जाएगा, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया गया, मैंने यहाँ पर इजी तरीके से आपको दे दिया। तो संसाधन जो नियोजन है, नियोजन मतलब प्लानिंग भी आप लिख सकते हो। तो ये एक जटिल प्रक्रिया, इसके कई चरण होते हैं। इसका जो पहला चरण है, पहले चरण में हमें क्या करना होता है, संसाधनों का नियोजन करना है। तो उसमें पहले चरण में हमें संसाधनों की पहचान करनी है। ओके, और उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम सर्वे करेंगे, मैप बनाएंगे और उनके गुणों के बारे में या मात्रा के बारे में अनुमान लगाएंगे। अब भाई प्लानिंग अगर हमें करनी है, जैसे आपको प्लानिंग करनी है आपके सिलेबस की, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए ना, आपके पास कितने सब्जेक्ट रहेंगे, किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स है, चैप्टर्स में क्या है, कितना टाइम लगेगा, होगा ना। तो वो हमारा पहला चरण होता है। तो सेम यहाँ पर है कि संसाधन नियोजन का पहला चरण ये कि संसाधनों की पहचान करना। पहचान करने में शामिल है उनका सर्वेक्षण करना, मतलब देखना कहाँ है, उनके बारे में मैप बनाना, उनके गुण तथा उसकी मात्रा के बारे में अनुमान लगाना। ये पहला चरण रहेगा जब हम संसाधनों का नियोजन करेंगे, प्लानिंग करेंगे। अब हो गई प्लानिंग, मतलब पहला चरण हो गया ना, हमें पता चल गया कि हमारे पास इतना सिलेबस है, हमें पता चल गया कि हमारे पास इतना कोयला है, हमें पता चल गया हमारे पास इतने खनिज संसाधन है। ओके, ये पहला चरण हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा जो चरण है, हम संसाधन विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे। ओके, योजनाएं लागू करेंगे, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी, कौशल और जो संस्थागत ढांचा है, नियोजन का ढांचा, वो तैयार करना इसमें शामिल रहेगा। यानी कि दूसरे चरण में हम योजना बनाएंगे। ओके, क्या करेंगे, हम योजना बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम टाइम टेबल में भी यही करते हैं ना, हमने जब सिलेबस वगैरह सब कुछ देख लिया तो हम प्लानिंग करेंगे कब कब हमें क्या क्या करना है। उसके लिए हम थोड़ी और ज़्यादा तैयारी हमें करनी पड़ेगी, जैसे हम नोट्स बनाने हैं, क्या करने। तो यही सब कुछ यहाँ दूसरा चरण रहता है कि संसाधन है, उसके लिए हम योजना बनाएंगे, और योजना बनाते हैं हमें ध्यान में रखना तकनीक, कौशल और उसके लिए ढांचा क्या हमारे पास उपलब्ध है या नहीं है, जो संस्थागत ढांचा कहलाता है, बेसिक जो फैसिलिटी कहलाती है। ओके, पहला पहचान करना और दूसरा योजना बनाना। तीसरा जो हमारा चरण होता है वो है योजनाओं को लागू करना। क्या करना है, हमें उस योजना को लागू करना है। हमने टाइम टेबल के बारे में पहला जो चरण किया, हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, पहला चरण हो गया। दूसरा हमने टाइम टेबल बनाया, तीसरा उसको लागू करेंगे, इन्फोर्स करेंगे ना, रिजल्ट तभी आएंगे। तो इसमें भी यही होता है, तीसरा चरण होता है हम उन योजनाओं को लागू करेंगे संसाधन नियोजन में, और उसमें हम समन्वय जो स्थापित करेंगे, समन्वय मतलब तालमेल स्थापित करेंगे कि ये जो योजना है वो राष्ट्रीय विकास के लिए एक सही दिशा में जाए, देश का एक समान विकास हो। ये तीसरा चरण हो जाएगा। चौथा चरण भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। चौथा चरण क्या हो जाएगा, हम उसका विश्लेषण करेंगे। ओके, क्या करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे कि क्या हमें वो लक्ष्य सही से प्राप्त हुए जिसके लिए हमने योजना बनाई गई। अगर वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे, हमें लग रहा है कि नहीं गड़बड़ हो गई है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से योजना बनाएंगे, दोबारा से योजना को लागू करेंगे, बस यही चलता रहेगा। तो ये होते हैं संसाधन नियोजन के चरण। मुख्य तौर पर आपके एनसीईआरटी में 3 दिए गए, आप चौथा विश्लेषण भी ऐड कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर भी हो गया। अब आगे आता है कि संसाधन नियोजन है वो क्यों आवश्यक है। तो उसको हम संसाधन नियोजन की आवश्यकता की बात करें तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर भू संसाधन को समझते हैं। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर हो चुका है जिसमें हमने संसाधन को समझा है, कितने प्रकार होते हैं वो हमने समझा संसाधनों का, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही है उसकी हमने बात कर ली है। हमने बात कर ली संसाधनों का नियोजन है वो कैसे किया जा सकता है, ये हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे एक और संसाधन की, वो है भू संसाधन। भू मतलब भूमि, यानी कि लैंड, उसकी हम बात करेंगे। तो ये भूमि संसाधन क्या है,
क्यों आवश्यक है, उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्या है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये हमारा संसाधन को थोड़ा और ज़्यादा समझने के लिए हम दो प्रकार के एग्जाम्पल लेने वाले हैं इस चैप्टर में। एक तो भूमि संसाधन का और दूसरा हम लेंगे मृदा संसाधन यानी कि मिट्टी का। तो चलिए हम लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहले जो भूमि संसाधन है वो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अब महत्वपूर्ण संसाधन है और प्राकृतिक है, हमने ऊपर बात की थी ना कि प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, जो प्रकृति के देन है, हमने तो नहीं बनाया। तो ये एक प्राकृतिक संसाधन और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं, ये सभी भूमि पर ही होती है। यानी कि अगर भू संसाधन ना हो, पेड़ पौधे कहाँ होंगे, कृषि कहाँ होगी, वन्य जीव कहाँ रहेंगे, हमारा जीवन कैसे पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई मैजिक हम हवा में अपने सारी आर्थिक क्रियाएं करने वाले हैं। तो ये जो आर्थिक क्रियाएं जो भी जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, परिवहन के साधन, संचार के साधन, ये सभी भूमि के ऊपर ही होते हैं, जमीन के ऊपर ही होते हैं। तो भू संसाधन है एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनता है। लेकिन जो भूमि संसाधन है वो एक सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन मतलब इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे नहीं कि जैसे पेड़ हमने लगा दिए ज़्यादा लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यह तो लिमिटेड रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसका उपयोग हम सावधानी या योजना बना करके करें, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, इसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन भूमि संसाधन है वो नहीं खींचा जा सकता, रबड़ नहीं है ये। ओके, तो यहाँ पर भूमि संसाधन है वो क्या है और क्यों आवश्यक है, दो चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। अब हम बात करेंगे भारत में भूमि संसाधन की। भारत में अगर भूमि संसाधन की बात करें तो कितना है, भारत में लगभग 43% के आसपास जो भूभाग है, यानी कि भारत में जो भूमि संसाधन है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ओके, 43% के आसपास जो एरिया है वो कौन सा है, मैदानी भाग है। मैदानी यानी कि समतल इलाका है। जैसे हम पंजाब, हरियाणा, यूपी की बात करें, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये सारा, या फिर तटीय मैदान जो है वो आ गया हमारा 43%। ये मैदानी इलाका है। यहाँ पे कृषि है वो विकसित अवस्था में हो सकती है। उद्योगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है क्योंकि यहाँ पे परिवहन के साधनों का जाल बिछा होता है और उद्योग आसानी से लग सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल भी उपलब्ध है। ओके, तो ये 43% जो भूभाग है जो कृषि के लिए उपयुक्त है, उद्योगों के विकास के लिए उपयुक्त है, परिवहन के साधनों के लिए उपयुक्त है, इसलिए ये इलाका घना बसा हुआ है। इसके अलावा 30% जो हमारा भाग है, 30% के आसपास, वो पर्वतीय भाग है। पर्वतीय भाग है उसके भी हमें कुछ लाभ है, जैसे कि यहाँ से 12 नदियाँ निकलती है जिनमें 12 महीने पानी रहता है। अब दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो वो जो नदियाँ हैं, पठारी नदियाँ हैं, वहाँ पर वो मौसमी नदियाँ हैं, 12 महीने उसमें पानी नहीं रहता, बारिश के दिनों में उनमें पानी आता है। लेकिन जो पर्वतीय भाग से नदियाँ निकलती है वो 12 नदियाँ निकलती है। अब इससे क्या होता है, सिंचाई सुविधा मिलती है, कृषि अच्छे तरीके से हो पाती है। दूसरे ये पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। ओके, और इकोलॉजी के लिए, पारिस्थितिकी यानी कि पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो 30% भाग है हमारे यहाँ पर, कौन सा है, पर्वतीय भाग है। ओके, उसके बाद 27% जो रह गया वो हमारा पठारी भाग है। पठारी भाग जो दक्षिण भारत का इलाका आ जाता है, दक्कन का जो पठार है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं क्लास 9th में कि जो दक्षिण भारत का जो भाग है, ये जो यहाँ पर इलाका है त्रिभुज के आकार में, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये जो पठारी प्रदेश है ये 27% के आसपास आ जाता है। इसका भी अपना एक महत्व है कि ये खनिजों में धनी है, इसे हम खनिजों का स्टोर हाउस कह सकते हैं। यहाँ से जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयला इत्यादि है, वो भी यहाँ से निकाले जाते हैं। इसके अलावा वनों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, वनों में भी ये धनी है ये इलाका। ओके, तो ये हमारे 3 भूभाग हो गए। अगर ये प्रश्न आता है कि भारत में भू उपयोग के ऊपर एक नोट लिखिए या फिर प्रमुख जो भौतिक भाग है उनके ऊपर नोट लिखिए, तो हमें ये थोड़ा सा लिखना है, साथ ही साथ हमें एक डायग्राम भी बना सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से आप डायग्राम बना सकते हो कि हमारा 43% जो इलाका है, 43% जो भाग है वो हमारा मैदानी भाग है, 30% पर्वतीय भाग है और जो 27% है वो पठारी भाग आ जाता है। तो ये हमने मोटे तौर पे समझा कि कौन से भूभागों में भारत को बांटा जा सकता है मुख्य तौर पर, और हर किसी का अपना एक उपयोग है, तो वो भी क्या है वो भी हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं भारत में भू उपयोग के प्रारूप की। 2 चीजें हैं, एक तो हमें भू उपयोग की बात की थी, मुख्य तौर पर भारत के भौतिक भूभागों की बात की थी। ओके, यह भू उपयोग यानी कि टोटल जो जमीन है उसको कैसे उपयोग में हम लेके आते हैं। तो कहीं पर भी जो भूमि होती है उसका उपयोग कैसे होगा, उद्योगों के लिए होगा, पर्यटन के लिए होगा, कृषि के लिए होगा, किस काम के लिए होगा, वो 2 कारकों के ऊपर निर्भर करता है। एक तो भौतिक कारक
जैसे कि भौतिक आर्क में आ जाएगा भू आकृति कैसी है। अब देखिए कि पठारी जो इलाका है या फिर पर्वतीय इलाका है, खेती के लिए तो सही नहीं होता ना, कृषि वहां पर कम विकसित होगी, पर्वतीय इलाकों में तो विकसित ही नहीं होगी। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जमीन कैसी है। अगर वो मैदानी भाग है तो हम कृषि करेंगे, मृस्थलीय भाग है तो वहां पर कौन सी, जो हम बोलते हैं बरसाती फसलें होती है, एक तरीके से जो बारिश के ऊपर डिपेंड करती है वो फसलें, कम बारिश जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है वो कर पाते हैं। जो तटीय इलाके होते हैं वहां पे मछली पालन के ऊपर जोर दिया जाता है। तो भू आकृति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम जमीन का क्या उपयोग करने वाले हैं। ओके, मौसम कैसा रहेगा। दूसरा, जलवायु के ऊपर भी निर्भर करता है, वहां की जलवायु कैसी है, कौन सी फसल लेनी है, कितनी लेनी है, वो जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। अब जो फसलें हम पूर्वोत्तर भारत में लेते हैं चाय की, या दक्षिण भारत में हम कॉफी की फसल लेते हैं, तो क्या वो नॉर्थ इंडिया में ली जा सकती है? नहीं ली जा रही ना, पंजाब हरियाणा यूपी में, क्योंकि यहाँ की जलवायु अलग है। तो दूसरा ये कि उसका उपयोग क्या होगा वो डिपेंड करेगा जलवायु के ऊपर। जैसे हम राजस्थान की बात करें, पशुचारण है वो अधिक किया जाता है, पशुपालन अधिक किया जाता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग वही सूटेबल है। ओके। तीसरा, मिट्टी के प्रकार के ऊपर भी निर्भर करता है। अब फसल कौन सी बोएंगे वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे काली मिट्टी है, कपास वाली मिट्टी बोलते हैं, कपास की फसल अच्छी होगी। जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें गेहूं, गन्ना, चावल, जूट ये अच्छा होता है। लेटराइट मिट्टी है वो कॉफी के लिए, चाय के लिए अच्छी होती है। तो ये तीन भौतिक कारक है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा हम उस जमीन का क्या करने वाले। पहला तो भू आकृति, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा जलवायु, और तीसरा मिट्टी के प्रकार के ऊपर। इसके साथ साथ मानवीय कारक के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जैसे जनसंख्या घनत्व कितना है। अगर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, यानी कि जहां पर जैसे भारत की बात करें, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, चाइना की, जनसंख्या घनत्व थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर हम कौन सी गतिविधि करते हैं, ज्यादा जो जोर होता है कृषि में वो होता है खाद्यान्न के ऊपर। भाई जितने लोग उतने पेट, उतना पेट मतलब उतना ही अनाज चाहिए हमें। ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तकनीक कौन सी है। अब हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो वहां पर तकनीक है वो अलग उपलब्ध है, तो वहां पर कृषि है वो ज्यादा आधुनिक है हमसे, पशुपालन है वो ज्यादा आधुनिक है। हम अगर कंपेयर करें अफ्रीका से देशों से तो और भी अभी पिछड़ी हुई अवस्था में। तो तकनीक के ऊपर भी निर्भर करता है कि भूमि का उपयोग क्या किया जाएगा। इसके अलावा संस्कृति के ऊपर भी डिपेंड करता है, वहाँ की कल्चर क्या है उन लोगों की। अगर हम बात करें जैसे यूरोपीय देशों की, तो वहाँ पर पशुपालन किया जाता है मीट के लिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर पशुपालन किया जाता है दूध के लिए। ओके, दूध या दूध से संबंधित जो पदार्थ है उनके लिए उनका उपयोग किया जाता है। तो संस्कृति के ऊपर डिपेंडेंट करेगा कि हम जो भी भूमि का उपयोग करेंगे वो किस कार्य के लिए करने वाले हैं। इसमें संस्कृति के साथ साथ परंपराएं भी शामिल है। तो ये वो कारक है जो निर्धारित करते हैं कि भूमि का उपयोग कैसे होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको थोड़ा सा पॉइंट्स याद में रखने, तो आप आसानी से एक एक पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओगे। तो भौतिक कारक, भू आकृति कैसी है, जलवायु कैसी है, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक में जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता क्या है यानी कि तकनीक कैसी है, वहाँ की संस्कृति या परंपराएं क्या है, ये निर्भर करता है। हालांकि ये क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर्स में एक बार भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन हमें तैयार रहना है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ये मैक्सिमम 3 मार्क्स का हो सकता है। ओके। अब हम बात करें कि भारत में भू उपयोग के प्रारूप की, तो यहाँ पर तो हमने देखा कि इन कारकों के ऊपर निर्भर करेगा। प्रारूप की बात करें तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ओके, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कह सकते हैं, या 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसे हम कह सकते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा टोटल ये क्षेत्रफल आता है। तो इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, लाख में लिखिए, मिलियन में लिखिए, या फिर आप पूरा लिखिए। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है। और उसमें से जो 93% भूमि है, 93% जो जमीन है, उसके भू उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। बाकी कहाँ गए? जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, या फिर चाइना के अवैध कब्जे वाला कश्मीर है, या फिर जो पूर्वोत्तर भारत के घने वन वाले जो इलाके हैं, वहाँ का सर्वे नहीं किया जा सका था। इसलिए 93% जो इलाका है उसके हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है। उसके आधार पर हमें देखना है कि भारत में भू उपयोग का प्रारूप क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल भी है, डिफिकल्ट भी है। ओके, लेकिन हमें इसको अच्छे से समझना है। समझना क्या है, हमें एक तो डायग्राम बनाना है। आप एक बार बनाओगे अपनी नोटबुक में तो ये समझ में आ जाएगा, और जो डायग्राम में बनाएंगे वही हम लिख देंगे। तो भू उपयोग कैसे किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर 2 डायग्राम दिए गए हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में। ओके, तो मैंने एज इट इज़ उनको ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो 2 डायग्राम दिए गए मैं आपको शो कर देता हूँ।
ये यहाँ पर दिए गए 2014-15 का है जो राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में 1960-61 का। हमें 2014-15 का जो डायग्राम है उसको देखना है, वही बनाना है अपनी नोटबुक में और वही एक्सप्लेन करना है कि भारत में भू उपयोग कैसे किया जाता है, या भू उपयोग के प्रारूप पर एक नोट लिखिए। यह आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर हम ये डायग्राम बनाने वाले हैं। ओके, तो इसमें हमें बताना है, क्या क्या बताना है, जितना चीज़ें यहाँ पर दी गई है, जितना मुश्किल लग रहा है उतना नहीं, हम इसमें से कुछ सिलेक्टेड है वही शो करने वाले हैं। सबसे पहले हम शो करेंगे जो 40% जो इलाका है, सबसे पहले ये 46% जो एरिया है, ये है नेट सोन एरिया। 40% जो हमारी ज़मीन है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, यानी कि उस ज़मीन के ऊपर वर्ष में कम से कम एक फसल जरूर ली जाती है। ओके, ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, वो कितना है 46%, 40% हो गया। इसके अलावा जो 23% है, राउंड फिगर में हम लेंगे, ये 46%, ये 23% है। 23% जो भूभाग है वो है वन वाला इलाका, यानी कि ये यहाँ पर वन है 23% इलाके के ऊपर। उसके बाद हमारा तीसरा जो दिया गया, ये दिया गया बेन एंड अनकल्चरेबल जो लैंड है, अनकल्टिवेबल लैंड कह सकते हैं, जिसके ऊपर कृषि नहीं की जा सकती। ओके, तो यहाँ पर बेन लैंड का मतलब है बंजर भूमि, बेकार भूमि। तो यहाँ पर आप बंजर भूमि लिखोगे, ये हो गया आपका 6%, 3 हो गए ना, ये आपका तीसरा हो गया 6%। उसके बाद ये जो चौथा दिया गया 8.7% की हम बात करते हैं, तो ये है आपका एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यानी कि गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि, जैसे कहीं पे घर भी बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई है, उद्योग भी लगे हैं, तो ये आपका 9% हो गया। ओके, बाकी उसके बाद रह गया, ये है आपका ग्रेजिंग लैंड 3.3%। 3% के आसपास आपके कौन से चरागाह है, चरागाह। आप एनसीईआरटी की बुक में लेकर के इनको नोट कर सकते हो, आपका वहां पर हिंदी में दिया गया। तो यहाँ पर जो लोग हैं, आपको कितना दिखाना है ये भी छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप 4 ही दिखा दीजिए। तो ये होगा 46% आपका हो गया ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ओके, कृषि योग्य भूमि कह सकते हैं, कृषि के अंदर जो जमीन आती है उसके अंतर्गत वो हो गई। 23% जो आपका हो गया वो हो गए वन। ठीक है, 6%, 6% के आसपास होगी आपकी बंजर भूमि। 9% हो गया गैर कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त भूमि, घर, सड़कें, जो भी शहर वगैरह बसे हुए वो सब कुछ इसमें आ गए। तो टोटल कितना हो गया 46 और 23 कितना हो जाता है 69, और 6 यहाँ से हो गया 75, और 9 यहाँ से हो गया, ये हो गया आपका 84%। बाकी ये एक साथ दिखा दोगे, ये आदर्श में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, अन्य में। ठीक है, तो ऐसा एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है जिसमें हमें दिखाना है कि भारत में भू उपयोग कैसे किया जाता है। क्योंकि ये डायग्राम है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी ज्योग्राफी में आपको थोड़ा सा मुश्किल सिर्फ यही लगेगा, पूरी ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ 7 चैप्टर्स की, बाकी सब कुछ बहुत ईजी रहने वाला है, तो इसको हमें छोड़ना नहीं है। 10 मिनट लगाइए, आपका हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा। ओके, तो डायग्राम अभी बनाइए नोटबुक के ऊपर ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, और जहाँ पर भी आप नोट्स प्रिपेयर करे हो वहाँ पर ये डायग्राम जरूर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर भू उपयोग कैसे किया जाता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और बात करेंगे भू निम्नीकरण की और उसके संरक्षण के उपाय की। भू निम्नीकरण क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन या फिर हम सॉइल डिग्रेडेशन भी इसको कह सकते हैं। भू निम्नीकरण का अर्थ है भूमि की गुणवत्ता में कमी आना। ओके, भू निम्नीकरण मतलब भूमि की गुणवत्ता में कमी आना। जैसे हम कह सकते हैं कि वायु निम्नीकरण भी कह सकते हैं, जल निम्नीकरण भी कह सकते हैं, यही शब्द हम ले सकते हैं। तो ये निम्नीकरण है, इसको हम ले सकते हैं प्रदूषण। भू निम्नीकरण या भू प्रदूषण एक ही बात है। तो भू प्रदूषण क्या है, भू निम्नीकरण क्या है, कि जब भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है तो उसे हम कहेंगे भू निम्नीकरण। गुणवत्ता में कमी कैसे आएगी, जैसे उसमें पैदावार होनी कम हो जाती है, या फिर हमें ज़्यादा खाद बीज का उपयोग करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भूमि है उसकी गुणवत्ता में कमी आई है, तो उसे हम कहेंगे भू निम्नीकरण। अब जो भू निम्नीकरण है वो क्यों होता है, तो भू निम्नीकरण के कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे इसमें मानवीय जो क्रियाएं हैं वो मुख्य तौर पर रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि हम ही रिस्पॉन्सिबल है। जो भी गड़बड़ हो रही है पूरी पृथ्वी के ऊपर, उस पृथ्वी की गड़बड़ में ज़्यादातर में हमारा ही हाथ होता है। ओके, तो इसमें मुख्य तौर पर अगर बात की जाए कि क्या क्या समस्याएं, तो हम जैसे वन उन्मूलन की बात करें, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, इससे क्या होता है, इससे जैसे बाढ़ अधिक आती है, मिट्टी का अपरदन है वो ज़्यादा हो जाता है, और अपरदन हो गया तो इसका मतलब भूमि है वो निम्नीकरण हो जाएगा।
क्योंकि मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है वही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। जब वही पानी के साथ बह जाए, हवा के साथ उड़ जाए, तो क्या होगा, भू निम्नीकरण होगा, उसकी गुणवत्ता कम हो जाएगी। दूसरा, अति पशुचारण से भी ऐसा होता है। अति पशुचारण है यानी कि पशुचारण करना ठीक है, अति पशुचारण करेंगे तो क्या होगा, उनके खुरों से मिट्टी क्या हो जाएगी, वो मुलायम हो जाती है, और मुलायम मिट्टी का पानी के साथ बहना या हवा के साथ उड़ना आसान हो जाता है। यानी कि अगेन यहीं पे ऐसा ही हुआ। दूसरे, कि अति पशुचारण करेंगे तो नए पौधे हैं वो डेवलप ही नहीं हो पाते, तो ये भी एक कारण होता है भू निम्नीकरण का। इसके अलावा खनन है, उससे भी भू निम्नीकरण हो रहा है। खनन कार्य करते हैं और जमीन वहाँ पर जगह जगह पे हम गड्ढे वगैरह खोद देते हैं बड़े कई किलोमीटर इलाकों में, उससे भी ज़मीन खराब होती है। इसके अलावा रासायनिक खादों का अधिक उपयोग है, पंजाब में भू निम्नीकरण इसके कारण भी हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में भू निम्नीकरण का एक और कारण भी है, वो कारण है अति सिंचाई। हम अति सिंचाई करते हैं, ऐसी फसलें लेते हैं जिनमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता है और उसके लिए जलवायु उपयुक्त है नहीं। जैसे चावल की कृषि करें, पंजाब हरियाणा की जलवायु बिल्कुल सूटेबल नहीं है उसके लिए, लेकिन किए जा रहे हैं। तो वो अति सिंचाई और रासायनिक खादों का अति उपयोग, ये 2 पॉइंट और ऐड कर दोगे। अगर आपको वैसे पॉइंट्स में लिखना हो तो आप पॉइंट्स में भी इसको लिख सकते हो। ओके, वन उन्मूलन पहला कारण हो गया, अति पशुचारण दूसरा, खनन तीसरा, अति सिंचाई चौथा, और रासायनिक खादों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, ये 5वां कारण हो जाएगा। ये 5 प्रमुख कारण है जिसके कारण भू निम्नीकरण हो रहा है। ओके, इसमें छठा कारण ऐड कर सकते हो, वो होगा हमारा जनसंख्या वृद्धि। उसके कारण भी जमीन के ऊपर दबाव बढ़ा है, प्रदूषण की समस्या वो तेजी से बढ़ी है। तो ये हो गया कि भू निम्नीकरण क्या है और उसको रोकने के उपाय की हम अब बात करेंगे। ओके, तो भू निम्नीकरण को कैसे रोका जा सकता है, तो इसके कई सारे उपाय हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा यहाँ से बनेगा कि पहला, वनारोपण, यानी कि अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं। इससे क्या होगा, बाढ़ पहली बात तो आने के चांसेस, संभावनाएं कम हो जाती है। आती है तो मिट्टी की पकड़ बनी रहती है उन पौधों की जड़ों के कारण। तो पहला है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। दूसरा ये कि चरागाहों का उचित प्रबंधन किया जाए, यानी पशुचारण तो जरूरी है, जैसे अपने यहाँ पे नहीं होता, लेकिन हम पर्वतीय इलाकों की बात करें, राजस्थान की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारे समुदाय हैं जो पशुचारण में लगे हुए हैं, उनका जीवन उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पशुचारण का एक प्रबंधन किया जाए, कितने दिनों तक पशु चराई है यहाँ पर की जाएगी, उसके बाद दूसरी खेत में की जाएगी, उसके बाद तीसरी जगह पे की जाएगी। इससे क्या होगा कि अति पशुचारण नहीं होगा। एक जगह पे चराई की, उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो दूसरी जगह पे चले गए, उसके बाद वो तीसरी जगह पे चले गए। इससे जो जमीन है वो खराब नहीं होगी, पौधे हैं वो दोबारा से डेवलप हो पाएंगे। तीसरा जो तरीका है, यानी कि चरागाहों उचित जो उचित प्रबंधन है उससे जुड़ा हुआ है, वह पशुचारण नियंत्रित होना चाहिए। ओके, तो वो हम जब चरागाहों का प्रबंधन करेंगे तो उसी के साथ हो जाएगा। उसके बाद है, जो रेतीले टीले हैं उनको कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण किया जा सकता है। रेत के टीले, राजस्थान की बात की जा रही है यहाँ पर। वहाँ क्या होता है कि जैसे तेज हवाएं चलती है तो रेत के टीले आगे खिसकते हैं। आगे खिसकते हैं मतलब मरुस्थल है उसका विकास होता है, जमीन वो खराब हो जाती है, खेती योग्य नहीं रहेगी। तो इसके लिए जो टीलों को, कांटेदार झाड़ियाँ हैं, उनसे उनकी मेड़ बनाई जा सकती है। आपने देखा भी होगा, अगर आप राजस्थान गए हो, ट्रेन में गए हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मेड़ बनी होती है। उसका मतलब ये नहीं कि वो जानवरों से रक्षा के लिए, उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो अपरदन है होता है तेज हवाओं के कारण, वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ बंजर भूमि है उसका उचित प्रबंधन किया जाए। जो बंजर भूमि है, बेकार भूमि है, यानी कि वो बेकार हो चुकी है, तो उसको सुधारने के क्या प्रयास किए जा सकते हैं उसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। इसके अलावा खनन पर नियंत्रण किया जाए। खनन है, करना जरूरी है, खनिज विकास का आधार होते हैं, लेकिन वो नियंत्रित तरीके से किए जाएं। जहाँ पे खनन कर लिया, ठीक है, उसके बाद जब खनन कार्य बंद हो जाता है तो वहाँ पर उस भूमि का उचित प्रबंधन होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ उपाय है जिससे हम भू निम्नीकरण की समस्या से निपट सकते हैं। तो ये भी हमारा टॉपिक हो गया। अब हम बात करेंगे मृदा संसाधन की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला इस चैप्टर का। थोड़ा सा लेंथी है ये हमारा चैप्टर, लेकिन मज़ेदार है, आसान है। मृदा संसाधन, सबसे पहले हम मृदा संसाधन में बात करेंगे कि ये मिट्टी होती क्या है। ओके, यही होते हैं ना, मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है और ये नवीकरणीय संसाधन है। प्राकृतिक मतलब ऊपर वाले की देन है, और नवीकरणीय मतलब इसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक फसल ले ली उसके बाद नई मिट्टी लेके आएंगे, ऐसा नहीं होता। दूसरा ये कि अगर इसकी उपजाऊ क्षमता कम ज़्यादा हो भी जाती है तो हम इसको दोबारा से एडजस्ट किया जा सकता है कुछ समय के बाद। ओके, तो सबसे पहले हमने मिट्टी की परिभाषा को देखें तो मिट्टी क्या होती है। मिट्टी धरती या पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। सबसे जो ऊपरी परत है, ये नहीं कि हम मिट्टी है वो सारी ही मिट्टी है।
सबसे जो ऊपरी परत है कुछ सेंटीमीटर हो सकती है, उस परत को हम मिट्टी कहेंगे, जो पौधों को उगने और बढ़ने के लिए खनिजांश या फिर जीवांश प्रदान करती है। यानी कि खनिज के अंश है या जीवों के अंश है जो पौधे के उगने और बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं, वो किससे मिलते हैं? वो मिट्टी से मिलते हैं। ओके, तो मिट्टी क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जो पौधों को उगने और बढ़ने के लिए खनिजांश या जीवांश प्रदान करती है। तो ये हो गई मिट्टी। अब मिट्टी के वर्गीकरण की बात करेंगे कि मिट्टियां कितने प्रकार की होगी। अब यहां पर भी सेम समस्या आती है कि मिट्टी का वर्गीकरण कैसे करें। अब कई तरीके हो सकते हैं। जैसे हम पहले बात करें मिट्टी के वर्गीकरण की, तो मिट्टी को रंग के आधार पे हम बांट सकते हैं। किन रंग के आधार पे अगर हम बांटे तो ये हो सकती है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, सुनहरी मिट्टी, कई रंगों की हो सकती है। अगर हम रंग के आधार पे बात करें कि कितने प्रकार की मिट्टी है, तो ये मुख्य तौर पर हमने मिट्टी की बात की। ऐसे ही अगर हम बात करें इन मिट्टियों की, इनकी आयु के आधार पे, तो आयु के आधार पे ये मिट्टी नई भी हो सकती है और पुरानी भी हो सकती है। नई मिट्टी हो सकती है, पुरानी मिट्टी हो सकती है, यही होगा ना। आयु के आधार पे तो या नई होगी या पुरानी होगी, दो ही हो सकते हैं। ऐसी उपजाऊ क्षमता के आधार पर ये दो प्रकार की हो सकती है, उपजाऊ भी हो सकती है और अनुपजाऊ भी हो सकती है। उपजाऊ है जिसमें अच्छे से फसल होती है, अनुपजाऊ जिसमें फसल नहीं होती। ओके, तो ये हो गया कि मिट्टी किसे कहते हैं और मिट्टी का मुख्य तौर पर वर्गीकरण। लेकिन ये वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक वर्गीकरण की। वैज्ञानिक वर्गीकरण मतलब जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया, जो हम आगे की क्लासेस में भी पढ़ने वाले हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया, जिसको हम ICAR बोलेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, इसने 1956 में 8 प्रकार की मिट्टियां बताई थी भारत में मुख्य तौर पर। लेकिन 8 प्रकार की मिट्टियों में से हमारे सिलेबस में दिया गया 6 प्रकार की मिट्टियां जो मुख्य तौर पर हमारे देश में पाई जाती है। तो इन 6 प्रकार की मिट्टियां हैं, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये आपका अलग से भी पूछा जा सकता है कि 6 प्रकार की मिट्टियां हैं, भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियां कौन सी है, और किसी एक मिट्टी का हमें डिटेल बताना पड़े। या अलग से ऐसे ही पूछा जा सकता है जलोढ़ मिट्टी के ऊपर नोट लिखिए या फिर काली मिट्टी के ऊपर एक नोट लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं भारत में कितनी मिट्टियां पाई जाती है। 6 प्रकार की मुख्य तौर पर मिट्टियां पाई जाती है, किसके अनुसार? ICAR के अनुसार। अब 6 प्रकार की मिट्टियां कौन सी है? सबसे पहले आती है जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद है काली मिट्टी, तीसरे बात की जाए तो वो है लाल और पीली मिट्टी, जिसको हम लाल मिट्टी भी कह सकते हैं। लेटराइट मिट्टी चौथे प्रकार की है, पांचवी वन तथा पर्वतीय मिट्टी, और छठी है मरुस्थलीय मिट्टी, जिसको हम रेतीली मिट्टी भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जलोढ़ मिट्टी के साथ। अब ये जो नोट्स आप प्रिपेयर करोगे तो एज इट इज इसको नोट्स को प्रिपेयर कर लोगे। इससे क्या होगा कि जो कुछ भी अगर आपसे पूछा जाता है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तो उसके अकॉर्डिंग आप इजिली इनको बता पाओगे। ओके, इजिली आप राइट कर पाओगे। हमें क्या बताना है मिट्टी के बारे में? हमें पता होना चाहिए कि उपजाऊ है या नहीं उपजाऊ है, हमें पता होना चाहिए उसका रंग क्या है, हमें पता होना चाहिए ये कौन सी फसलों के लिए बेस्ट है, और ये कहाँ पाई जाती है। 4 पॉइंट है, एक 5वां पॉइंट ऐड हो जाएगा कुछ मिट्टियों में अगर उसका कोई दूसरा नाम है तो। ओके, जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है हमारे देश की, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, और सबसे ज़्यादा इलाके में यही मिट्टी पाई जाती है। लगभग 43% के आसपास जो एरिया है वहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ये ब्राउन से डार्क ब्राउन यानी कि भूरे से गहरे भूरे रंग की होती है। और किन फसलों के लिए सर्वश्रेष्ठ है? धान यानी कि चावल, गेहूं, गन्ने, जूट की फसलों के लिए सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी मिट्टी है ये। जो चावल, गेहूं, गन्ने या फिर जूट की फसल, जिसको पटसन की फसल भी बोलेंगे, इन फसलों के लिए ये सबसे अच्छी मिट्टी, यानी कि ये फसलें इसी मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। ये कहाँ पाई जाती है? उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी भारत का विशाल मैदान मतलब पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा जो असम में भी आधा इलाका आ जाता है जो जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसके अलावा दक्षिण भारत की तरफ जाएं तो जो पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान है, विशेष तौर पर पूर्वी तटीय मैदान में, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान में संकरा है, तो पूर्वी तटीय मैदान में जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टा है वहां पर भी यही मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। तो ये हो गया कि ये कहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा इस जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो जलोढ़ मिट्टी है क्योंकि ये कृषि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है, तो यहाँ पर कृषि है वो की जाती है, इसलिए इन इलाकों में आबादी, जनसंख्या घनी पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम की बात करें तो घनी जनसंख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कृषि अच्छी होती है। कृषि अच्छी क्यों अच्छी है वहाँ पर? कृषि क्यों विकसित है? क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
अब बात की जाए जलोढ़ मिट्टी, तो इसके दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये बांगर होती है और खाद्र होती है। किसके आधार पे? ये आयु के आधार पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ सकता है कि बांगर और खाद्र में अंतर बताइए। हम क्योंकि 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बांगर, खाद्र, भाबर, तराई, तो यहाँ पे हमें सिर्फ बांगर और खाद्र की बात करनी है। अब ये बांगर और खाद्र में अंतर क्या है कि जो खाद्र मिट्टी है ये नई जलोढ़ मिट्टी है और जो बांगर मिट्टी है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ओके, खाद्र क्या है? ये नई जलोढ़ मिट्टी है और जो बांगर है वो क्या है? वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। जैसे हम अल्फाबेटिकली कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बांगर पुरानी या फिर खाद्र पुरानी, जब हम एग्जाम में बैठते हैं सोचने लगते हैं। तो अल्फाबेटिकली आप याद रखिएगा, बी फॉर बांगर है। अब देखिए कि जिसका अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा उसके बाद के आएगा, तो नया कौन सा होगा? जो बाद वाला नया होगा ना। तो के फॉर खाद्र वो नई जलोढ़ मिट्टी है और बी फॉर बांगर है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। अब जो खाद्र और बांगर में अंतर हमें बताना, तो एटलीस्ट हमारे पास 3 पॉइंट्स तो होने चाहिए। जो बांगर मिट्टी है वो नई जलोढ़ मिट्टी है। क्यों है? क्योंकि ये नदी के पास वाले इलाकों में पाई जाती है। ओके, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये नदी के पास वाले इलाकों में पाई जाती है, निचले इलाकों में पाई जाती है, और हर वर्ष यहाँ पर लगभग बाढ़ आ जाती है। हर वर्ष क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आने से एक नई परत है यहाँ पर बिछ जाती है, इसलिए ये ज़्यादा उपजाऊ होती है, खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। अब जो बांगर है वो इसके अपोजिट है। बांगर जो मिट्टी है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी लेकिन पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। नदी से दूर वाले इलाकों में पाई जाती है, उच्च भूमि में पाई जाती है, यहाँ हर वर्ष बाढ़ नहीं आती और इसलिए थोड़ी कम उपजाऊ है और कृषि के लिए थोड़ी कम उपयोगी है। थोड़ी कम लिखना, ये नहीं कि उपयोगी नहीं है, उपयोगी है, थोड़ी कम उपजाऊ है और थोड़ी कम उपयोगी है। तो यहाँ पर हमें बांगर और खाद्र में अंतर बताना है। इस टाइप का एक डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम बना सकते हो, आपको पूरा नहीं बनाना, जितना दिया गया इस टाइप का डायग्राम। ओके, तो उसके साथ आप बता दोगे कि खाद्र है वो नई जलोढ़ मिट्टी है, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खाद्र वो नदी के पास वाले इलाकों में पाई जाती है, बांगर दूर वाले इलाकों में पाई जाती है। खाद्र निम्न भूमि है, बांगर उच्च भूमि है। खाद्र में लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है, बांगर में हर वर्ष बाढ़ नहीं आती। खाद्र ज़्यादा उपजाऊ है, बांगर कम उपजाऊ है। खाद्र ज़्यादा उपयुक्त है कृषि के लिए, बांगर कम उपयुक्त है। तो ये हम आसानी से कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा जलोढ़ मिट्टी। अब हम बात करेंगे दूसरी जो हमारी मिट्टी दी गई वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी की अगर बात करें तो काली मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ मिट्टी है। ये भी यानी कि दो ही मिट्टियां जो बहुत उपजाऊ है। इसमें पहला रहेगा हमारा जलोढ़ मिट्टी और दूसरी रहेगी हमारी काली मिट्टी जो बेहद उपजाऊ है। बाकी सभी में हम लिखने वाले हैं ये कम उपजाऊ है। ओके, ये भी बहुत उपजाऊ मिट्टी है, काले रंग की होती है, तभी तो काली मिट्टी बोलते हैं। ओके, और इसे रेगड़ या रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि ये कपास की फसल की सबसे अच्छी है, इसलिए इसको कपास वाली मिट्टी भी बोल दिया जाता है। कपास वाली मिट्टी यानी कि काली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी ये भी काली मिट्टी। कौन सी फसल के लिए सर्वोत्तम है? कपास के लिए तो है ही, कपास, मूंगफली, तंबाकू, इन फसलों के लिए मिट्टी सबसे अच्छी होती है, सबसे उपयुक्त होती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा गोदावरी और कृष्णा की जो घाटियां हैं, वो घाटियों का जो पठारी इलाका, घाटियां नहीं बल्कि उनका पठारी इलाका है, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। यानी कि ये गुजरात का कुछ इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का कुछ भाग है, कर्नाटका का कुछ भाग है। तो इन राज्यों में जो दक्षिण भारतीय पठारी प्रदेश है उसका जो पश्चिमी भाग है वहां पर ये काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, तो ये हो गया काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। इसके अलावा एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन एनटीएससी या बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी मिट्टी में नमी ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो वो काली मिट्टी में होती है। इसमें अगर थोड़ी भी बारिश हो जाए तो बहुत लंबे समय तक वो नमी है, मॉइस्चर है, वो बना रहता है। ओके, तो ये हो गया हमारा काली मिट्टी। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रकार की मिट्टी की। इनके हम मैप वर्क में भी देखने वाले हैं, जब हम ये सारी मिट्टियाँ कर लेंगे तो उसके बाद मैप वर्क की भी बात करेंगे। तीसरे प्रकार की हमारी मिट्टी आ जाती है लाल तथा पीली मिट्टी, ज़्यादातर इसको लाल मिट्टी कहा जाता है। अब जो लाल तथा पीली मिट्टी है ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। दो मिट्टियाँ ही उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, बाकी सभी क्या है? कम उपजाऊ है। तो जो लाल तथा पीली मिट्टी ये कम उपजाऊ मिट्टी है, ये लाल तथा पीले रंग की होती है। यानी कि इनका रंग क्या है? लाल है, कहीं कहीं पे ये पीले रंग की भी है। ये मोटे अनाजों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मोटे अनाज मतलब जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, इन फसलों के लिए सबसे अच्छी होती है। दक्कन के पठार के जो पूर्वी और दक्षिणी भागों में जहाँ कम वर्षा पाई जाती है, यानी कि दक्कन के पठार के वो इलाके जहाँ पर वर्षा कम होती है, वहाँ पर लाल तथा पीली मिट्टी पाई जाती है। ये क्योंकि क्वेश्चन है आपका, अलग से सेपरेटली नहीं पूछा जाएगा, तो इतने पॉइंट्स कर लोगे तो बहुत है आपके लिए।
उसके बाद चौथी जो हमारे मिट्टी का प्रकार आता है वो है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी की बात की जाए तो ये मिट्टी भी हमारी कम उपजाऊ मिट्टी है। ओके, अपेक्षाकृत क्या है, ये कम उपजाऊ मिट्टी है और ये ब्रिकिश कलर की होती है। लेटराइट मतलब ब्रिकिश कलर की, ब्रिकिश मतलब ईंट या लाल रंग की होती है। लाल रंग से थोड़ा सा अलग होता है ईंट का जो लाल रंग होता है, तो ये ईंट या लाल रंग की होती है। ये कहाँ पाई जाती है, जो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले इलाके होते हैं उन पर्वतीय इलाकों में विकसित होती है, क्योंकि ये अपक्षय से बनती है। अपक्षय क्या होता है, जैसे आपने घर के पीछे की तरफ आपने देखा होगा, वहां पे नमी जब मिलती है ईंटों को, अगर घर के पीछे की साइड में, तो ईंटें वो खराब हो जाती है, उनका चूर्ण बन जाता है। ओके, वो अपक्षय के कारण होता है। तो वो पर्वतीय इलाके जहाँ पर तापमान भी ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो उनका वहीं पे पड़े पड़े एक तरीके से चूरा बन जाता है। तो उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है, कौन सी का, लेटराइट मिट्टी का। ये जो मिट्टी है वो चाय और कॉफ़ी के फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आगे हम एग्रीकल्चर चैप्टर करेंगे, कृषि चैप्टर करेंगे, तो उसमें हमें ये भी बताना है कि इस फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो चाय और कॉफ़ी के लिए जो बेस्ट सॉइल है वो लेटराइट मिट्टी होती है। कहाँ पाई जाती है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, यानी कि दक्षिण भारत के लगभग से राज्य, और असम, अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ इलाका आ जाता है, मेघालय का भी कुछ इलाका आ जाता है। तो वहाँ के कुछ भागों में पाए जाते हैं। कुछ भाग मतलब पहाड़ी वो इलाके, जो पहाड़ी इलाके है पहली चीज़, जहाँ तापमान ज़्यादा है और बारिश ज़्यादा है, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती है वहाँ पर ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। खाद और उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा में इस खेती के लिए, यानी कि खाद है या उर्वरक है, उनकी आवश्यकता पड़ती है अगर इस मिट्टी में हमें खेती करनी होती है, क्योंकि इसमें जो खनिज है उसकी कमी होती है। तो ये होगी हमारी लेटराइट मिट्टी। उसके बाद हमारी पांचवी जो मिट्टी आती है वो शुष्क मिट्टी है। शुष्क मिट्टी को आप रेतीली मिट्टी बोल सकते हो, मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जा सकता है। ओके, तो ये मिट्टी भी कम उपजाऊ होती है, जो राजस्थान में पाई जाती है, कम उपजाऊ होती है। गोल्डन ब्राउन कलर मतलब सुनहरे रंग की होती है। जो तिलहन है, दलहन है, जो बाजरा है, उन फसलों के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि जो फसलें जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती है। तो तिलहन की सारी फसलें, दलहन की सारी फसलें हैं, मूंगफली है, जो है बाजरा है, इस प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त होती है। अगर जहाँ पर सिंचाई उपयुक्त है, अवेलेबल है, जहाँ पर सिंचाई इरिगेशन हो सकती है, तो वहाँ पर ये मिट्टी उपजाऊ भी पाई जाती है। जैसे कि हम श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पर ये मिट्टी बेहद उपजाऊ है। पंजाब हरियाणा से ज़्यादा वहाँ पर जो फसलों का उत्पादन होता है। तो यहाँ इस मिट्टी के साथ समस्या क्या है कि इसमें नमी ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, पानी रिस करके नीचे चला जाता है। तो इसलिए इसमें सिंचाई, पानी की कमी होती है, सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है। जहाँ पर पानी उपलब्ध है, सिंचाई उपलब्ध है, वहाँ पर ये मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है। शुष्क वातावरण में उस तापमान या वाष्पीकरण के कारण, यानी कि यहाँ पर एक तो शुष्क वातावरण है, बारिश कम हो रही है, दूसरा ये कि वहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है, तीसरा ये कि वहाँ पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इसके कारण इस मिट्टी में नमी की कमी होती है। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके, कंप्लीट राजस्थान में नहीं, राजस्थान का जो पाकिस्तान के साथ लगता इलाका है उस इलाके में, जैसे हम बात करें तो नागौर डिस्ट्रिक्ट हो गया, बीकानेर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कुछ इलाका आ गया, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जिले आ गए जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद सिक्स्थ जो हमारे टाइप की मिट्टी है यहाँ पर दी गई है वो है वन मिट्टी, जिसको हम पर्वतीय मिट्टी भी कह सकते हैं। ओके, तो 6 प्रकार की मिट्टियाँ हमें करनी है ना, तो छठे प्रकार की मिट्टी है वो वन मिट्टी, या फिर जिसको हम पर्वतीय मिट्टी भी कह सकते हैं। ये कम उपजाऊ मिट्टी है ये भी, लेकिन घाटियों में अधिक उपजाऊ। घाटियाँ क्या होती है, जैसे पर्वतीय इलाकों के बीच का जो मैदानी भाग है उसको हम घाटी कहेंगे। जो घाटी है वो कई किलोमीटर लंबी चौड़ी हो सकती है, तो उन घाटियों में ये मिट्टी है अपेक्षाकृत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जबकि बाकी भाग में कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इसकी गहराई कम होती है वहाँ पर अपर्दन के कारण। ये मिट्टी का अगर रंग की बात करें तो ये ब्राउन से डार्क ब्राउन, यानी कि भूरे से गहरे भूरे रंग की होती है, और ये स्थान के आधार पर रंग भिन्न भिन्न होता है, यानी कि जहाँ पर वनस्पति ज़्यादा तो वहाँ गहरे भूरे रंग की होगी, जहाँ पर पेड़ पौधे कम है वहाँ पे कम भूरे रंग की होगी। ओके, कुछ फलों के लिए और सूखे मेवे के लिए मिट्टी उपयुक्त है। फल भी अच्छे खासे होते हैं, जैसे हम सेब की बात करें तो इसी प्रकार की मिट्टी में होते हैं, हिमाचल सेबों के लिए प्रसिद्ध है, या फिर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो इस मिट्टी में हो जाते हैं। कहाँ पाई जाती है, उन पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है जहाँ पर पर्याप्त वर्षा या वन पाए जाते हैं। तो कौन से इलाके, सारे पर्वतीय इलाके आप यहाँ पे लिख सकते हो, पर्वतीय मिट्टी है ये। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन प्रदेशों में वन तथा पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये होगी हमारी 6 प्रकार की मिट्टियाँ। ये आपको अच्छे से तब हो पाएगा जब आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में करोगे। एक बार आप रफ में भी कर लीजिए तो अभी आपको एक बार लिखते ही सब कुछ लर्न हो जाएगा। अब हम मैप वर्क की बात करें, इस चैप्टर से हमारा एक ही मैप का क्वेश्चन बनेगा,
यानी भारत में पाई जाने वाली जो प्रमुख मिट्टियाँ हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई समझ रहे हो ना, हमें यहाँ पर शो नहीं करना है, हमें पहचानना है। ये मिट्टी दी होगी, हमें पहचानना है कि ये कौन से प्रकार की मिट्टी है। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये ऊपरी जो भाग है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का ये इलाका है, तो ये हमारी वन मिट्टी है। ओके, ये हमारी कौन सी है? वन तथा पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद दूसरा जो इलाका यहाँ पर दिया गया है, पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है, ये देखिए, तो ये यहाँ पर है मरुस्थलीय मिट्टी। सबसे ज़्यादा बार जो मिट्टी पूछी जाती है तो वो वन मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या फिर जो हमारी काली मिट्टी है वो पूछी जाती है। ये जो इलाका है, ये टोटल जो एरिया है, ये एरिया आपका दिया गया है काली मिट्टी का इलाका। इसमें गुजरात का भूभाग आ गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटका का कुछ भूभाग है, तो यहाँ पर ये काली मिट्टी पाई जाती है। ये जो भूभाग है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान का कुछ भाग है, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर ये इलाका आ गया आपका, असम का तटीय भाग है, ये जलोढ़ मिट्टी है। और ये यहाँ पर जो दक्षिण भारत के पर्वतीय इलाके में पाई जाती है, जहाँ कम वर्षा होती है अपेक्षाकृत, पूर्वोत्तर भारत में ये आपकी रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी है। और कहीं कहीं पर जो पिंक शेड में दिखाई गई थोड़ी थोड़ी, ये आपकी मिट्टी दी गई, ये लेटराइट मिट्टी है। ओके, यहाँ पर भी शो की गई। ये आपकी 6 प्रकार की मिट्टी है। आपको मैप वर्क भी अच्छे से करना है, इनको पहचान करना है। मैप वर्क में हमें शो नहीं करना, क्या करना है, हमें इनको पहचानना है। पहले से हमें ये मिट्टियाँ दी होगी, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी मिट्टी है। जैसे आपको दे दिया जाएगा ए, तो आपको पहचान करना है कि मिट्टी का प्रकार पहचानिए। ओके, तो ये हमारी हो गई मिट्टियाँ। अब छोटा सा टॉपिक और रहता है मिट्टियों से जुड़ा कि मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन और उसका संरक्षण। ओके, तो मृदा अपरदन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव। ओके, मिट्टी की जो मिट्टी क्या है, सबसे पहले पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने और बढ़ने में सहायता करती है, वो क्या होती है? मृदा या फिर मिट्टी कहलाती है। और उस मृदा या मिट्टी का, यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का पानी के साथ बह जाना या हवा के साथ उड़ जाना, वो मृदा अपरदन कहलाता है। यानी कि पानी के साथ बह गई, हवा के साथ उड़ गई, ऊपरी परत है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। क्योंकि जब मिट्टी अपरदन होता है तो उसके बाद मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं रह पाती, फसलें नहीं हो पाती उसमें। तो मिट्टी अपरदन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, उसको मिट्टी कहते हैं। उस परत का पानी के साथ बह जाना, हवा के साथ उड़ जाना, मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो परत अपरदन होता है और दूसरा होता है अवनालिका अपरदन। अब परत अपरदन क्या होता है? ये एक धीमी प्रक्रिया होती है, जिसमें मिट्टी की ऊपरी जो परत है वो धीमी गति से पानी के साथ या हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ये प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि हमें पता ही नहीं चलता। जैसे जो गांव में रहते हैं तो उनको अच्छे से पता है, छत के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, कच्ची जो छत होती है उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, और 2 या 3 वर्षों के बाद वो रिपीट किया जाता है। मिट्टी कहाँ गई? मिट्टी बह गई या फिर उड़ गई, जाते हुए किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये विजिबल नहीं होता। धीरे धीरे ऐसे ही आपने देखा होगा, आपके घर के पीछे या फिर आगे जो मिट्टी डाली जाती है, तो 2 या 4 सालों के बाद आपको, 2 या 4 वर्षों के बाद आपको लगता है कि वो नीचे हो गई जमीन, मिट्टी कहाँ गई? वो बह गई या फिर उड़ गई। तो ये जो परत अपरदन है, ये मृदा अपरदन की एक धीमी प्रक्रिया है। इसको आमतौर पे ये दिखाई नहीं देती है। इसमें धीमी गति से मिट्टी पानी के साथ बह जाती है या फिर हवा के साथ उड़ जाती है। ओके, ये परत अपरदन है, यानी कि इसकी लेयर बहती है या उड़ती है धीमे धीमे। दूसरी होती है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए कि ये एक तेज प्रक्रिया होती है अवनालिका अपरदन में, और इसमें तेज गति से मिट्टी का कटाव या बहाव होता है। जैसे नालियाँ बन जाती है, आमतौर पे पानी के कारण ही होती है, इसमें नालियाँ बन जाती है, बड़ी बड़ी खाइयाँ बन जाती है। मध्य प्रदेश में आमतौर पर ये दिखाई देती है, या तेज बारिश वाले इलाकों में ये अपरदन ज़्यादा होता है। तो अवनालिका अपरदन क्या है कि एक तेज अपरदन है जिसको हम देख सकते हैं, और इसमें जो तेज बारिश है या पानी है उसके कारण नालियाँ बन जाती है, खाइयाँ बन जाती है, तो उसे बोलते हैं हम अवनालिका अपरदन। इससे ज़मीन है वो एक तरीके से अनुपजाऊ या फिर अनुपयुक्त हो जाती है, क्योंकि इसमें तो बहुत तेज़ी से मिट्टी है उसका कटाव होता है। तो मृदा अपरदन क्या है ये हमें समझना है, कितने प्रकार का है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। जो भी मैंने डेफिनेशन बताई है आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी गई, तो वहाँ से भी आप इनको देख करके नोट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया अपरदन क्या है, कितने प्रकार का, ये हमने समझ लिया।
अब बात आती है कि मृदा अपरदन होता क्यों है, मिट्टी का कटाव क्यों होता है, उसके कारण क्या है। तो मृदा अपरदन के जो कारक है, दो कारक है। पहला प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक में आ जाएगा आपका पवन, हिमनदी, जल, ये तीन चीजें हो गई। यानी कि मिट्टी किसके कारण, प्राकृतिक कारकों के कारण। जैसे तेज गति से हवा चलेगी तो अपरदन हो जाता है, राजस्थान में जैसे जहाँ वनस्पति नहीं है तो तेजी से अपरदन होगा। दूसरा हिमनदी, पर्वतीय इलाकों में क्या होता है, हिमनदी क्या है, बर्फ की नदी है एक तरीके से, ग्लेशियर जिसको बोलते हैं। तो जब वो धीमे धीमे खिसकती है तो उससे अपरदन होता है वहां पर। और ऐसे जल से भी जहां बाढ़ आती है, तेज बारिश होती है तो उससे अपरदन होता है। तो ये तो प्राकृतिक कारक हो गए, ओके, हमारे द्वारा निर्मित कारक नहीं है, हम इनको बढ़ावा जरूर देते हैं, ओके। मानवीय कारक कौन से होते हैं, जैसे वन उन्मूलन, यानी कि पेड़ों को कटाई कर दी तो इससे क्या होगा, मरुस्थलीय इलाकों में तेजी से हवा के साथ मिट्टी उड़ेगी। ऐसे ही बात की जाए, हम कहीं पर भी पेड़ों की कटाई कर दी तेज बारिश वाले इलाकों में तो भी वहां पर बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि पेड़ है वो जड़ों से मिट्टी को मजबूत बना करके रखते हैं। तो पेड़ों की कटाई एक कारण होता है जिसके कारण मृदा अपरदन बढ़ता है। दूसरा अति पशुचारण, अति पशुचारण मतलब अति पशुचारण करेंगे तो क्या होगा, मिट्टी जो है उनके खुरों से, पैरों से क्या हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। जब मुलायम हो जाएगी तो तेज बारिश आएगी या फिर जो हवा आएगी तो उसके साथ वो उड़ सकती है आसानी से। तो अति पशुचारण से भी मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। तीसरा निर्माण कार्य, जैसे हम भवन वगैरह हम बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हमने मिट्टी को मुलायम कर दिया वहां पर, तो वो उड़ना या फिर बहना आसान हो जाता है। ऐसे ही खनन गतिविधि है, इससे भी मिट्टी के कटाव को बढ़ावा मिलता है। तो ये कुछ कारक हैं, मानवीय कारक, और ये हो गए प्राकृतिक कारक जिसके कारण मिट्टी का या मृदा का अपरदन होता है। इसमें हम एक दो कारक और भी जोड़ सकते हैं, जैसे कृषि का गलत तरीका है, अवैज्ञानिक तरीका है, तो उससे भी मिट्टी को बढ़ावा मिलता है, मिट्टी अपरदन को। तो ये हो गए मृदा अपरदन के कारक कौन से हैं। अब बात आती है मृदा अपरदन के संरक्षण, यानी कि मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो कई सारे उपाय हो सकते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि मृदा संरक्षण के उपाय कौन से हैं। जो हमने कारण किए थे, कारक किए थे ना, उनको हम उल्टा कर देंगे। जैसे पहला है वृक्षों का वृक्षारोपण करके, यानी कि वनीकरण करके, ज्यादा से ज्यादा अगर हम पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी के अपरदन पर रोक लगाई जा सकती है, चाहे वो राजस्थान का इलाका हो या फिर वो अधिक बारिश वाला इलाका हो। दूसरा है गहरी जड़ों वाली फसलों को बोने से भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, स्पेशली तौर पर तेज बारिश वाले इलाकों में ऐसा किया जाना चाहिए। तीसरा, बारिश के पानी के बहाव को नियंत्रित करके, कि आमतौर पर बारिश के पानी का बहाव है उसका हम ठीक दिशा में छोड़ दें तो कटाव नहीं होगा, मृदा अपरदन नहीं होगा। तेज बारिश वाले इलाकों में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज क्या होगा कि वहाँ पे जो रोड है वो बह जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी जो पिछले 20-30 वर्षों में क्या किया जा रहा है, उनके साथ में जो रोड के साथ में भी पानी के बहाव को नियंत्रित किया जाता है ताकि रोड का कटाव ना हो, ओके। तो ऐसे ही हम इलाकों में अगर बारिश के पानी के बहाव को नियंत्रित कर दें, नालियां बना दें अलग से स्पेसिफिक वे से, तो कटाव नहीं होगा। इसके अलावा घास को खाली खेतों या जमीन में उगने दें, खाली जो जमीन है या फिर खाली जो खेत है वहां पर अगर घास को उगने दें तो उससे भी हवा के द्वारा, एटलीस्ट कम से कम हवा के द्वारा मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। बारिश होगी तो भी मिट्टी का अपरदन है वो कम होगा। इसके अलावा पांचवा जो तरीका है वो है अति पशुचारण पर हम नियंत्रित करें। पशुचारण जरूरी है लेकिन उसको नियंत्रित करें, मैनेज करें प्रॉपर वे से, कि एक जगह पे कितने दिनों तक चराई होगी, उसके बाद दूसरी जगह, उसके बाद तीसरी जगह, फिर दोबारा से पहली जगह। तो ऐसा किया जाए तो उससे भी मृदा अपरदन पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा रक्षण मेखला या रक्षा बेल्ट लगा करके, रक्षण मेखला या रक्षा बेल्ट क्या होता है, राजस्थान में प्रयोग में लाया जाता है। वहां पर एक तरीके से लाइन में, पंक्ति में पौधे लगा दिए जाते हैं। इससे जो हवा आती है तो हवा की जो रफ्तार होती है, स्पीड होती है, वो कम हो जाती है और मिट्टी को अपने साथ वो उड़ा करके भी नहीं ले जा पाती। अगर मिट्टी उड़ाई हुई तो उन्हीं पेड़ों के कारण वहीं पे रुक जाती है। तो ये किया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में समोच्च जुताई और सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं। समोच्च जुताई मतलब जैसे ये पहाड़ है तो इसमें ढाल के अनुकूल नहीं बल्कि ढाल के विपरीत कृषि की जाए, ऐसे ऐसे जुताई की जाए। ऐसे जुताई करने से क्या होगा कि जो पानी है वो यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ ऐसे रह जाएगा, नीचे की तरफ सीधा नहीं आएगा। अगर सीधा आता है तो क्या होगा, इससे मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा। तो इसमें समोच्च, ढाल के विपरीत है वो जुताई की जा सकती है, इससे भी हम मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। इसके अलावा सीढ़ीदार खेती, जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये सीढ़ीदार खेती है, पर्वतीय इलाकों में की जाती है। इससे क्या होगा कि बारिश वरना क्या आता, नीचे तक पानी आता, कटाव करते आता। अब यहाँ का पानी यहाँ रह गया, यहाँ का पानी यहाँ रह गया, यहाँ का यहाँ रह गया, यहाँ का यहाँ रह गया। अगर इसको छोड़ना है तो नीचे लाया जा सकता है, अदरवाइज ऊपर का पानी ऊपर रोका जा सकता है, इससे कटाव नहीं होगा। तो सीढ़ीदार खेती भी की जा सकती है, इससे भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। इसके अलावा खनन गतिविधियां वो
प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ की जाए, उनको नियंत्रण किया जाए, तो उससे भी मिट्टी के अपरदन को रोका जा सकता है। इसके अलावा बांधों का निर्माण भी किया जा सकता है। बांधों के निर्माण से क्या होगा, बाढ़ आने की संभावनाएं कम हो जाती है, और बाढ़ अगर नहीं आएगी तो मिट्टी का जो कटाव है वो कम हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसमें हमें बात की संसाधन की, बात की हमने संसाधनों के संरक्षण की, सतत पोषणीय विकास की, भू संसाधन की और मृदा संसाधन की। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ हमने ऑलरेडी आपकी क्लास 10th की, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी चैप्टर्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उस वक्त हमने चैप्टर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, कुछ एपिसोड में डिवाइड किया गया था। तो उन चैप्टर्स को भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। जो लीडर्स बैच है वहाँ पर वो सारे चैप्टर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। दूसरा ये कि हमने ऑलरेडी आपके क्लास 10th ज्योग्राफी और हिस्ट्री का मैप वर्क वो डिस्कस कर चुका है। उस मैप वर्क का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पर भी दे दिया गया है, तो आप मैप वर्क को भी चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।